हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट। इसमें हम दो केस देखेंगे, एक तो सिंगल कमोडिटी केस और एक टू और मोर कमोडिटी केस। पिछली वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ डीएमयू का पार्ट बताया था, तो उसमें मैंने आपको अजम्पशंस बताई थी अराउंड 9। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख के जाना। तो इसमें मैंने एक और अजम्पशन कवर कर लिया जो कि रह गई थी, मिस हो गई थी। कंज्यूमर इज़ रैशनल। रैशनल का मतलब आपको बताइए कि पर्सन जो भी चीज़ कंज्यूम करता है या जो भी कमोडिटी कंज्यूम करता है अपने इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए करता है, और वहाँ पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। तो वो ऐसी चीज़ कंज्यूम नहीं करेगा जो उसके लिए यूजेबल ना हो, ऐसा माना जाता है। लेकिन आपको पता है कि कभी कभी कंज्यूमर इरेशनल भी हो जाता है। तो कुछ अजम्पशंस आप जो देखते हो, तो वो तो आपको पता है कि पुरानी, जैसे अल्फ्रेड मार्शल, या हम बोल सकते हैं उससे पहले गोसेन। तो जनरली इन्होंने जो भी अजम्पशंस दी, ज़रूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो। जैसे हम बोल रहे हैं कि कमोडिटी इंडिपेंडेंट होती है, उन्होंने अजम्पशन दी, ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल है क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इंटरडिपेंडेंट भी हो सकती है हर कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी। आपको पता है कि अगर आप टी कंज्यूम कर रहे हो और कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हो, अगर कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ गई तो कॉफ़ी के कंज्यूमर कहाँ आ जाएंगे? टी की तरफ आ जाएंगे। या कॉफ़ी की प्राइसेस कम हो गई तो आप क्या करोगे? टी की जगह कॉफ़ी को कंज्यूम करोगे। तो एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट हो गए ना, ब्रेड बटर, कार पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो आपस में डिपेंडेंट हो गए। तो हम क्या बोलेंगे? इंटरडिपेंडेंट होते हैं रियल लाइफ में। लेकिन अजम्पशंस आपके एग्जाम में आती है, तो आपको अजम्पशन को ही लेना पड़ेगा। अजम्पशंस में अगर बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, तो आपको सही करना पड़ेगा। अगर आपको बोल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिमिनिशिंग है, तो वो होती ही नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ में तो हो सकती है, लेकिन हमें अजम्पशंस के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? उसे गलत बोलना पड़ेगा, क्योंकि डिमिनिशिंग नहीं होती है। वैसे ही यहाँ पे हमें पता है कि कंज्यूमर क्या होता है, एक तरीके से रियल लाइफ में रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि वो कभी कभी उसको नॉलेज नहीं होती है और वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि कंज्यूमर हमेशा दिमाग वाला पर्सन है, विवेकशील है, ज्ञानी है, ऐसे बोला जाता है। मतलब नॉलेजेबल पर्सन है, वो हर चीज़ को क्या करता है? सोच समझ के ही कंज्यूम करता है। तो याद रखना, ये 10th पॉइंट रह गया था, तो मैंने कवर करा दिया। और फिर मैंने सोचा कि अब आपको सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस भी कवर करा देनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको, जब अगली वीडियो आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि आज जो कवर हो जाएगा वो टू कमोडिटी केस सारा कवर हो जाएगा, यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल बोलते हैं जिसको। टू कमोडिटी केस या टू और मोर कमोडिटी केस को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आप बोल लेते हैं। तो उससे रिलेटेड जो क्रिटिसिज्म और इंपॉर्टेंस आएगी, तो उसके साथ इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू को अगली वीडियो में। फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी हो जाएगा। अगर अगली वीडियो में नहीं हुआ तो उसकी अगली वीडियो में हो जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस, फिर क्या देखेंगे? टू और मोर कमोडिटी केस। टू और मोर में हम दो पार्टी ले पाएंगे, यानी दो कमोडिटी का ही केस ले पाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा कमोडिटीज़ आप एक कर्व पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो एक कर्व पे आप क्या करोगे, यानी एक डायग्राम पे आप दो कमोडिटी ही प्रेजेंट कर सकते हो, एक्स और वाई। जेड भी नहीं कर सकते, मतलब तीसरी भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारी इक्वेशन में दो कमोडिटी ही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, जो कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। देखिए, अब आपको मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। वहाँ पे मैंने बताया था कि पोजीशन ऑफ नो चेंज या स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब आराम की अवस्था। या हम बोल सकते हैं कि जिस पोजीशन पे आके, यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको पता है कि आपने मैक्सिमम बेनिफिट ले लिया है, मैक्सिमम गेन ले लिया, उसके बाद आप नीचे नहीं उतरना चाहते, आप डेविएट नहीं होना चाहते हो। क्योंकि एक कंज्यूमर क्या है, उसके पास लिमिटेड इनकम है, उसको वो बेस्ट वे में यूज़ करना चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, और वहाँ पहुँचने के बाद उसकी चेंज होने की कोई टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, तो वो अपनी इनकम को ऐसे एक्सपेंड करना चाहता है, ऐसे वे में एक्सपेंडिचर करना चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो वो कमोडिटी की प्राइसेस के हिसाब से क्या करेगा, एक तरीके से फ्लक्चुएट होगा, और वो कमोडिटी को देखते हुए, उसकी क्वालिटी को देखते हुए जज कर सकता है, उसकी प्राइस को देखते हुए भी जज कर सकता है, क्योंकि उसको अपनी इनकम को भी देखना है। तो ये बोल रहा है कि इट रेफर्स टू ए पोजिशन ऑफ रेस्ट विच प्रोवाइड द मैक्सिमम बेनिफिट और गेन अंडर अ गिवन सिचुएशन। नॉर्मल बोल रखा है। ए कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही डज नॉट इंटेंड टू चेंज हिज लेवल ऑफ कंजम्पशन, दैट इज व्हेन ही डेराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे पहुँच गया, उसके बाद उसकी चेंज होने की कोई भी टेंडेंसी नहीं रहेगी। अगली लाइन में भी ये बोल रखा है, इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विथ लिमिटेड इनकम। आ गया, क्योंकि उस पर उसके बाद जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया? इनकम, मनी इनकम। एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। द कंज्यूमर हैज़ टू पे ए प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो? वो अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं खरीद सकता, वो अनलिमिटेड कमोडिटीज़ यूज़ नहीं कर सकता। तो उसको अपनी इनकम के, यानी जो भी इनकम कॉन्स्टेंट है या इनकम जो भी लिमिटेड फंक्शन है उसका, उसको देखते हुए उसको कमोडिटी को कंज्यूम करना पड़ता है। और लॉ ऑफ डीएमयू के हिसाब से आपको पता ही है कि यूटिलिटी जब भी ड्राइव होती है, तो हर सक्सेसिव यूनिट, यानी ईच एडिशनल यूनिट पे जो यूटिलिटी है वो डाउन होती जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी आपने देखा था, वो नीचे गिरती हुई जाती है। और आपको ये भी पता है कि जब वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेगा, तो उस केस में उसकी यूटिलिटी तो कम होती जा रही है, पर साथ में उसकी इनकम भी डिक्रीज होती
जा रही है जैसे जैसे वो और यूनिट खरीदता जाएगा। तो एक रैशनल कंज्यूमर मतलब एक दिमाग वाला नॉलेजेबल पर्सन क्या करेगा, अपने एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे एक तरीके से मिनिमम एक्सपेंडिचर के साथ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कब बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम में पहुँचेगा। ठीक, ये बोल रहा है व्हेन ही डज सो ही इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी जब भी अगर उसने ऐसा कर लिया वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। इसलिए हम दो केस पढ़ेंगे, एक तो सिंगल और एक टू और मोर, जिसमें मैंने बताया टू और मोर में हम टू कमोडिटी का पार्ट ही देखेंगे। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज नो फर्दर इंसेंटिव टू मेक एनी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज। इसका मतलब क्या, उसके बाद इतना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा और उसको पता है कि उसके बाद तो एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या चली जाएगी, नेगेटिव ही चली जाएगी, या जो प्राइस दे रहा है, जो भी वो प्राइस दे रहा है उस पर उसको इतनी यूटिलिटी नहीं मिल रही होगी, एक तरीके से नेगेटिव जारी होगी, हम ये बोल सकते हैं। उसको ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगी, इक्वल भी नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि वो इक्वल पे आना चाहेगा। अब कैसे, वो आपको इसके थ्रू पता चल जाएगा बिल्कुल अच्छे ढंग से। इट इज़ अज्यूम दैट कंज्यूमर नोज द डिफरेंट गुड्स ऑन विच हिज इनकम कैन बी स्पेंड and the utility that he is likely to get out of such consumption. It means that consumer has perfect knowledge of the various choices available to him. वही रैशनल बोल रहा है, कंज्यूमर रैशनल होता है तो उसको परफेक्ट नॉलेज है, तो उसको पता है कि अलग अलग गुड्स पे उसको कितनी इनकम खर्च करनी है उसको पता है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, आप क्या करते हो, पड़ोसी से इन्फ्लुएंस होते हो, ऐड आती है तो डेमो दिया जाता है, उसके थ्रू इन्फ्लुएंस होते हो, कोई आ गया आपके पास डोर खटखटाया, सर देखो ये हमारी कंपनी की स्कीम है, ये आप उससे अफेक्ट हो जाते हो और बाद में पता चलता है कि यार ये तो वेस्टेज हो गया, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन आप जब थ्योरेटिकल पार्ट देखोगे तो क्या बोलता है, कंज्यूमर रैशनल होता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देखोगे उसमें भी क्या बोलेंगे, कंज्यूमर रैशनल है। तो एंड द यूटिलिटी दैट ही इज़ लाइकली टू गेट आउट ऑफ सच कंजम्पशन, तो उसको ये भी पता है कि उसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, जबकि आपको पता है कि यूटिलिटी एक तरीके से क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच है, हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो उसको आपने मेजर बोला कि कर सकते हैं काउंटिंग में, लेकिन वो भी क्रिटिसिज्म हो गया कि कितना मेजर करेंगे। कोई पर्सन एक एप्पल खाएगा, वो बोलेगा मेरे को 15 मिल रही है, 20 मिल रही है, और मैं क्या बोलूँगा मुझे पसंद ही नहीं है तो मुझे कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिल रही, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरा पर्सन उसको 30 यूटिलिटी दे रहा है, आप 20 दे रहे हो, और तीसरा पर्सन उसको 0 दे रहा है, तो ये तो अलग अलग हो गया ना। इसलिए वो सही अप्रोच नहीं रहती है, तभी हमारी कौन सी अप्रोच आती है, इंडिफरेंस कर्व। लेकिन हमें दे रखा है तो हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो दो पार्ट आ गया कि अगर कंज्यूमर सारी की सारी इनकम सिंगल कमोडिटी पे खर्च करता है और अगर अपनी सारी की सारी इनकम टू और मोर कमोडिटी पे कर रहा है। पहले हम किस में देख रहे हैं, सिंगल कमोडिटी के केस में। याद रखना कि आपने जो बोला कि देखो लॉ ऑफ डीएमयू का पार्ट देखा था, लॉ ऑफ डीएमयू, उसमें हमने क्या बोला था कि एडिशनल यूनिट जैसे कंज्यूम करते जा रहे हैं तो एमयू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, एक पॉइंट पे 0 आएगी, फिर क्या चले आएगी, माइनस चले आएगी। तो आपको पता है अभी तो प्लस में है, जिसकी वजह से हमारी टीयू जो बढ़ रही थी, लेकिन किस रेट से बढ़ रही थी, डिमिनिशिंग रेट से। जैसे ही वो 0 हो जाती है टीयू मैक्सिमम होती है और उसके बाद टीयू गिरना चालू कर देती है, ये आपने देखा था। तो आपको ये बोल रहा है कि जब भी आप ये सिंगल कमोडिटी केस का पार्ट अप्लाई करोगे तो लॉ ऑफ डीएमयू आपने जो पहले देखा था वही जनरली इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, यानी जितनी भी अजम्पशन है लॉ ऑफ डीएमयू की वो सारी की सारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी में अप्लाई होगी। शुरू में यही बोल रहा है पहली लाइन में। ठीक, और देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, कंज्यूमर परचेजिंग ए सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच ए क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये तो हमने शुरू में ही देखा कि हमें पता है कि एक कमोडिटी जो भी, अगर हम सिंगल कमोडिटी की बात करेंगे तो वो कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में होगा, तो जहाँ पे MUX इज इक्वल टू PX हो जाए। अब जो MUX है हम उसको किसके टर्म में देखते हैं, एक तरीके से मनी के टर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी कंज्यूम्ड ऑफ द गिवन कमोडिटी बाय ए कंज्यूमर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, कि एक तरीके से वो कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, कितनी करेगा, कहाँ आके रुकेगा, ये थोड़ी वो कंज्यूम करता जाएगा, बढ़ाते जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुकेगा ही रुकेगा। तो उसमें 2 फैक्टर है, पर जनरली मैं क्या बोलता हूँ 3 फैक्टर होते हैं। यहाँ पे तो मैंने 2 लिख दिया, पर क्या होता है तीसरा भी होता है। तो देखो एक तो प्राइस पे डिपेंड होता है, दूसरा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हर सक्सेसिव यूनिट से, क्योंकि आपको पता है वो गिरती जा रही है, और तीसरा होता है एक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो नीचे एग्जाम्पल में कवर कर रखा है और इसमें भी मैंने बता रखा है। देखो यहाँ पे आपको दे रखा होगा कहीं ना कहीं, ये रहा इन टर्म ऑफ मनी, ये रहा यहाँ भी दे रखा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ये रहा पूरा का पूरा, मैंने क्या इक्वेशन यानी पूरा का पूरा फॉर्मूला ही बना रखा है। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि एक तो कमोडिटी की प्राइस, एक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, और जो मार्जिनल यूटिलिटी को आप मनी के टर्म में मेजर कर रहे हो तो पर्टिकुलर वो भी एक मेन कंसर्न है, और सबसे मेन कंसर्न जो है वो थर्ड वाला ही है, जो कि आपको समझना जरूरी है। अब ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन करने के लिए कंज्यूमर क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस को अपने सेटिस्फैक्शन से कंपेयर करता है कि जितनी उसने प्राइस दी है उसको उसने इक्वल सेटिस्फैक्शन दी है या नहीं दी।
तो जब भी बोल रहा है एक रैशनल कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको किसके कंपैरिजन में इक्वल करके देखता है, प्राइस के कंपैरिजन में देखता है। अब आपको पता है वो तो यूटिलिटी है और ये प्राइस है, ठीक है। अब दोनों अलग हो गया। देखो जैसे मैंने आपको बताया यूटिलिटी यूटिल्स याद रखना, वो एक तरीके से यूनिट है। अब देखो ये तो यूनिट हो गई एक तरीके से मान लो, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी किस में दे रखी है, यूटिल्स में, 20, 18, 16, ऐसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जो भी पिछली बार मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो कोई सा भी आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था 80, 90, 60, तो वो गिरती हुई जा रही थी, बताया था। तो प्राइस जब आप बात करते हो तो प्राइस तो मान लो 5 रुपये है, एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 5 रुपये है। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर कितनी यूटिल्स मिल रही है, क्या मिल रही है, कितनी यूटिल्स। अब देखो यूटिल्स तो यूनिट में और ये प्राइस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मार्जिनल यूटिलिटी को भी मनी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी, ये करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट सेट करना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि यार 1 रुपये में कितनी यूटिल मिलती है। तो ये अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग अप्रोच रहती है, डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट अप्रोच रहती है। क्योंकि मैंने बोला इसमें सारा ये जम्पशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्शल ने जम्पशन क्या ली कि 1 रुपये में मान लो कितनी यूटिल मिलती है, 2, ठीक है। आप होंगे, आपने क्या जम्पशन ली, 1 रुपये में कितनी होगी, 3। मैंने क्या ली, 1 रुपये में कितनी होगी, 4 यूटिल। तो देखो सबकी अप्रोच अलग अलग होती है, पर पहले ही आप वो सेट कर दो कि 1 रुपये में 2, तो 2 में कितनी होगी, 4। अगर मैंने 3 सेट करी तो 1 में 3, 2 में कितनी होगी, 6, 3 में कितनी होगी, 9। अगर आपने 4 सेट करी तो 1 रुपये में 4, 2 रुपये में कितनी होगी, 8। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सपोज करो कि कमोडिटी की प्राइस 5 रुपये है, कमोडिटी की प्राइस 5 रुपये है। अगर आप इंटू करते हो 5 इंटू 4 तो क्या बोलोगे, 20 यूटिल्स, क्या बोलोगे, 20 यूटिल्स। खुद ही करके देखिए ना, 5 रुपये, 1 रुपये में 4 यूटिल्स, तो 5 इंटू 4 मतलब 20 यूटिल्स। लेकिन जब आपने देखा तो आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, 15 की मिल रही है, 10 की मिल रही है। जबकि आपने कितने प्राइस दिया, 20, यानी 5 रुपीज़ दिए, तो उसके हिसाब से एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपने 20 यूटिल्स के हिसाब से एक तरीके से एक्सपेंड किया है। लेकिन आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी आपकी जो कॉस्ट लगी है वो 20 यूटिल्स की लगी है, लेकिन आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सिर्फ 15 यूटिल्स का ही मिल रहा है या 10 यूटिल्स का ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आप उसके कम पैसे देने के लिए तैयार हो, आपने फालतू में ज़्यादा पैसे दे दिए। जैसे देखो सपोज करो कि आप चाय कंज्यूम करते हो कहीं पे भी, थड़ी पे हम बोल सकते हैं, तो एक होती है शॉप अच्छी सी, वहाँ पे जनरली आप देखते हो चाय कितने की मिलती है, 30 की मिलती है, 20 की भी मिलती है, 40 की भी मिलती है कई जगह। जब आपने क्या करा, रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी चाय पी, तो आपने देखा यार इसका टेस्ट तो क्या है, सही नहीं है, इससे अच्छा तो क्या है, आप क्या बोलते हो, ठेले वाले की ही अच्छी होती है। तो आप क्या बोलोगे कि यार 40 रुपये फालतू बर्बाद गए, इससे अच्छा तो बाहर 10 रुपये की या 5 रुपये की चाय ही पी लेते। तो उस केस में आप क्या बोल रहे हो, आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। आपने प्राइस कितनी दी, 40 रुपीज़, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपको जो मिली वो कितने की मिली, 10 रुपये तक की ही मिली। तो आप क्या बोलते हैं, यार इसकी प्राइस तो 10 रुपये होनी चाहिए। वही मैं आपको समझाऊंगा आगे वाले पार्ट में, यहाँ पे यही बोल रखा है। देखो ये बोल रहा है, वी नो मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूटिल्स एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। हाउएवर मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस कैन बी इफेक्टिवली कंपेयर्ड ओनली व्हेन बोथ आर स्टेटेड इन द सेम यूनिट। तभी मैंने आपको क्या बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी को आपको मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस तो खुद ही एक अमाउंट में, तो यूटिलिटी को भी आपको क्या करना पड़ेगा, मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या जाता है, आप दिमाग लगाना। देखो मैंने आपको बोला कि 1 रुपये में कितनी यूटिल्स, जैसे सपोज करो मैंने बोल दिया 4 यूटिल्स, आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 20 की मिल रही है। तो 20/4 करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी कितनी आ गई, 5 रुपये। कितनी आ गई, 5 रुपये। तो यही मैं नीचे अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए क्या करेंगे हम उस वक्त सीख लेंगे। तो आप याद रखना, यूटिल्स के साथ यूटिल्स डिवाइड होता है तो क्या आता है, रुपये आता है। ये एक एग्जाम्पल ऐसे भी समझ लीजिए, देखो आप नॉर्मल कंटेक्स्ट में देखिए, जैसे देखिए एक एग्जांपल समझिए। अब नॉर्मल एग्जांपल है, ये मत देखना कि सर आज की लाइफ के हिसाब से तो इतने का नहीं आता, नॉर्मल है। 1 रुपये का देखो क्या हो गया, मान लो 2 पेन है और आपने 100 पेन खरीदे, तो देखो पेन ऊपर 100 और नीचे भी क्या है, 2 पेन, यही तो है। 100/2 करोगे तो क्या आएगा, 50 रुपीज़। इसका मतलब आपने कितने खर्च किए, क्योंकि 1 रुपये के 2 पेन है, आपने 100 पेन खरीदे तो आपने 50 रुपीज़। तो आपको पता है देखो यूनिट के नीचे यूनिट, तो क्या पता चल गया, एक तरीके से ये रुपीज़ का पार्ट पता चल गया। वैसे ही यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको यूटिलिटी सिखाई थी, मान लो कि पिछले वाले एग्जाम्पल में या पिछली वीडियो में मैंने आपको 80 बताई थी, ठीक है। और अगर आपने सेट कर दिया कि 1 रुपये में आपको कितने की यूटिलिटी मिलेगी, देखो सबकी अलग अलग अप्रोच होती है। यहाँ पे देखो पढ़ लेना एक बार, ये लाइन पढ़ लेना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपये मतलब क्या, वर्थ ऑफ ए रुपी
इज़ द एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन्ड व्हेन एडिशनल रुपीज स्पेंट ऑन अदर गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो उस पर कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है। एज यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया, अलग अलग पर्सन की अलग अलग अप्रोच होती है। तो ये बोल रहा है कि इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सब्जेक्टिव मैंने बहुत बार आपको बता दिया। इट इज अज्यूम दैट ए कंज्यूमर हिमसेल्फ डिफाइन द एमयू ऑफ 1 रुपी इन टर्म ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बंडल ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको मैंने 1 रुपये दिए, उसमें आपने क्या करा, अब देखो पुराने ज़माने में चले आओ, आपको मैंने 1 रुपये दिए, आपको मैंने क्या बोला कि यहाँ से इससे चीज़ लेके आ जाओ, क्योंकि अभी देखो हम मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपये के टर्म में ही समझ रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैंने आपको 1 रुपये दिए और पुराने ज़माने में आप थे तो उसके हिसाब से आपको क्या मिला, 50 ग्राम चीनी ले लिया आपने, ठीक है, क्या दे दिया, 50 ग्राम चीनी ले ली। फिर आपने क्या कर दिया, 100 ग्राम सॉल्ट ले लिया एक तरीके से, और ये मान लो 200 ग्राम राइस ले लिए। तो ये आपका एक बंडल बन गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, गुड्स का बंडल बन गया। तो आप क्या मान रहे हो कि जो वो गुड्स का बंडल आपने बनाया उसमें आपने अज्यूम करके क्या बोल दिया, मेरे को 10 यूटिल्स मिल रही है। तो 1 रुपी इक्वल टू क्या हो गया, 10 यूटिल्स हो गया। क्या हो गया, 1 रुपी इक्वल टू 10 यूटिल्स हो गया। ये है बस ये पार्ट। अब देखो अगर सपोज करो 1 रुपी इक्वल टू 10 यूटिल्स है और आपको 80 की यूटिलिटी मिल रही है एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर, एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर मान लो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 80 है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ यूटिल्स कितना है, 10। तो 80 यूटिलिटी में 10 यूटिल्स डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 8 रुपी। क्या आएगा, 8 रुपी। इसका मतलब क्या हुआ, एक और एक्स्ट्रा यूनिट के लिए आप 8 रुपये देने को तैयार हो। अब सपोज करो कि आप कितने दे रहे हो, 5 रुपीज़ दे रहे हो, रियल में आप कितने दे रहे हो, 5 रुपीज़ की चीज़ है वो। एक और एक्स्ट्रा यूनिट कितने की आ रही है, 5 रुपी पर यूनिट की आ रही है, और आप देने के लिए कितना तैयार हो, 8 रुपये। तो इसका मतलब आपका सरप्लस कितना है, 3 रुपी। कभी कभी आप देखो चाय पीते हो तो आप क्या बोलते हो, यार कितनी अच्छी लग रही है। जैसे मैं चाय का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप मार्केट में कुछ भी कंज्यूम करते हो, मान लो कि समोसा खाया तो आपको पता चला 10 रुपीज़ का समोसा है, तो आपको बहुत अच्छा लगा, बोला यार ये तो बहुत सस्ता है, चीप है, ठीक है, इसकी प्राइस तो 15 रुपीज़ होनी चाहिए थी या 20 रुपीज़ होनी चाहिए थी, तब भी मैं दे देता। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप दे रहे सिर्फ 10 रुपये हो लेकिन आप उसकी वर्थ ज़्यादा बता रहे हो। तो जनरली आपको पता है कि वर्थ ऑफ ए रुपी, वर्थ ऑफ ए रुपी, तो 1 रुपी इक्वल टू 10 यूटिल्स ये बता रहे हो आप। तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। अब कोई दूसरा अगर समोसा खाएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो क्या बोल सकता है कि भाई 10 का नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा तो 5 का होना चाहिए था, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। समझ गए। तो थोड़ा मेरे को समझाना था आपको पार्ट, इसलिए टाइम लगा। तो 7-8 मिनट तो लगते ही हैं तभी आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाए। चलिए अभी आपको क्या होगा कि जैसे मैं एग्जाम्पल कवर कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बोल रहा है कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी से एक्स विल बी एट इक्विलिब्रियम। कब होगा, जब एम यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, पी एक्स, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी की किसके बराबर हो जाए, उस कमोडिटी की प्राइस के इक्वल हो जाए। अब देखो ये अप्रोच बाद में देखेंगे, ठीक। अभी कहाँ चल रहे हैं, एक एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं, फिर उसके बाद वापस से ऊपर वाला पॉइंट हम पढ़ के देख लेंगे, ठीक। अब 3 चीज़ें याद रखना, कमोडिटी की प्राइस, ठीक है, इनकम पूरी खर्च कर रहे हो आप, सारी की सारी इनकम उस पर्टिकुलर सिंगल कमोडिटी पे खर्च कर रहे हो जब भी आप एक एग्जांपल बनाते हो। मान लो कि देखो जैसे इसमें एग्जांपल में बोल रखा है, सपोज द कंज्यूमर वांट टू बाय गुड्स एक्स, तो उसकी सबसे पहले चीज़ क्या रखनी है, प्राइस होनी चाहिए पर्टिकुलर, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए यूटिल्स में, और साथ में तीसरा मैंने बताया था एम यू एम का मतलब क्या हो गया, जो ऊपर अपन ने देखा था वर्थ ऑफ रुपी की, 1 रुपी की वर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखो 1 रुपी की जो वर्थ है वो किसके इक्वल है, 1 यूटिल्स। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू क्या आपको दे रखी है, 1 रुपीज इक्वल टू 1 यूटिल्स। या हम बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, एक तरीके से 1 रुपी। यहाँ पे गलती से 1 रुपी दे दिया लेकिन 1 यूटिल्स है एक तरीके से। याद रखना कि 1 रुपये की 1 यूटिल बोल रखा है, तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। सिंपल एग्जांपल क्यों है, क्योंकि जब भी मैंने बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी के साथ डिवाइड होगा तो वो क्या होगा, 1 रुपीज इक्वल टू 4 यूटिल्स। या जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में 10 यूटिल्स बोला तो डिवाइड बाय क्या होता है, 10। लेकिन सबसे सिंपल ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आप डिवाइड बाय 1 करोगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखो अगर आपने गुड्स की प्राइस 10 रुपीज़ रख रखी है और 20/1 कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी मनी के टर्म में 20 रुपीज़ है। इसका मतलब आप 20 रुपीज़ देने के लिए तैयार हो, आपको सेटिस्फैक्शन इतनी मिल रही है, जबकि आप दे कितने रहे हो, 10 रुपीज़ दे रहे हो। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ है, तो वो एडिशनल यूनिट और कंज्यूम करेगा। तो एक बार थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे एक बार आप पढ़ लेना, यहाँ पे ढंग से पॉज करके। यहाँ पे बोल रहा है प्राइस 10 रुपीज़ है और हर सक्सेसिव यूनिट पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है और 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिल्स है। इसको मैं सही कर दूंगा, यहाँ पे याद रख लेना कि एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि 1 रुपये की कितनी है,
1 यूटिल है, ये पार्ट बोल रहा है। ठीक, अब मैं इसको क्या करता हूँ, जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको पूरा पॉइंट कवर हो जाए। अब देखिए आप क्या कर रहे हो, यूनिट 1, फिर उसके बाद एक और एडिशनल, फिर एक और एडिशनल। तो आप अजम्पशन भी देखते जाओ, कांस्टेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप चेंज नहीं कर रहे। ये नहीं कि पहले 1 कर रहे हो फिर सीधा 4, 1 2 3 4, तो एडिशनल एक एक करके बढ़ाते जा रहे हो। प्राइस देखो कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, नहीं तो प्राइस फ्लक्चुएट होती है तो इंसान भी एक तरीके से क्या होता है, फ्लक्चुएट हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है वो कमोडिटी कंज्यूम करे, वो दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करे, क्योंकि उसको अपनी इनकम का भी ध्यान रखना है। तो प्राइस भी फ्लक्चुएट नहीं हुई। मार्जिनल यूटिलिटी देखो अपने मन से कुछ भी बना लेते, जैसे मैं यहाँ पे 30, 30 के बाद 20, फिर उसके बाद 15, फिर 10, फिर 0, फिर -5, कुछ भी ले सकता था। लेकिन जानबूझ के देखो अब इसने क्या करा है कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिल, 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिल। अगर सपोज करो 1 रुपीज़ इक्वल टू 2 यूटिल करता तो 20/2 करते, तो यहाँ पे 10 रुपये आता, और 10 इज इक्वल टू 10 आता। इसका मतलब आगे वो फिर उसके बाद बढ़ता ही नहीं, तो फिर क्या अपना एग्जाम्पल ख़त्म ही हो जाता। मेरे को समझाना, मैं समझा ही नहीं पाता आपको। तो इसलिए जानबूझ के देखो इसने 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिल कर दिया। आप चाहे तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल चेंज भी करवा के बता दूंगा, और मैंने नीचे एक और एग्जाम्पल कवर कर रखा है आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला नहीं तो शायद मैंने अगले पार्ट में कवर कर रखा है, इसमें नहीं कवर कर रखा। तो लॉ ऑफ इक्वी में कवर कर रखा है, इसमें चलो मैं आपको कवर करके बता दूंगा कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या है कि 10 रुपीज़ की प्राइस आप दे रहे हो, एक्चुअली जो पे कर रहे हो याद रखना, ये एक्चुअली आप पे कर रहे हो, एक्चुअली आप पे कर रहे हो। 20 आपको यूटिलिटी मिल रही है पहली यूनिट कंज्यूम करने पर, दूसरी कंज्यूम करने पर मतलब एक्स्ट्रा एक और, तो एक यूनिट कंज्यूम करने पर 16, याद रखना 1/10 ऐसे है, 1/10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर यूनिट के लिए 10 रुपये दे रहे हो। ठीक, तो आपको पता है कि हम MU का टर्म देख रहे हैं, TU नहीं देख रहे हैं। तो आपको पता है एक यूनिट पे आप 10 रुपये दे रहे हो। पहले वाले में आपको 20 की यूटिलिटी मिली है, 20/1 करोगे, 20/1 मतलब 20 यूटिल्स, और 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिल। तो देखो 1 यूटिल जैसे डिवाइड किया तो क्या आया, 20 रुपीज़ की सेटिस्फेक्शन मिली है। दे रहे सिर्फ 10 रुपये हो, लेकिन 20 रुपीज़ की सेटिस्फेक्शन मिली है। तो डिफरेंस क्या हो गया, प्लस का 10। इसका मतलब क्या हुआ, MUX जो है रुपी के टर्म में, याद रखना MUX किसके टर्म में, ये वाला MUX नहीं बोल रहे, ये कौन सा वाला बोल रहा है MUX। तो MUX, क्योंकि देखो आपको पता है कि ये प्राइस क्या होता है अमाउंट में, इसको भी आपको क्या करना पड़ता है एक तरीके से, MUX को जो ये यूटिल्स दे रखी है इसको भी आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है। तो आपने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो 20 इज़ ग्रेटर देन 10, तो सो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन। तो जब भी याद रखना मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको ज़्यादा मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, और प्राइस आप क्या कर रहे हो, कम पे कर रहे हो, तो आराम से आप आगे बढ़ोगे। अब देखो अगले वाले पॉइंट में कितनी मिल रही है, 16 की यूटिलिटी डिवाइड बाय 1 यूटिलिटी करा तो मतलब 16 रुपीज़। तो आप क्या बोल रहे हो अभी भी, यार बहुत अच्छी चीज़ है, मैं अभी भी 16 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, अभी भी 16 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दे कितने रहे हो एक्चुअल में, 10 रुपीज़। तो 6 रुपये आपका क्या है, सेविंग बेनिफिट। तो देखो एक तरीके से कंज्यूमर सरप्लस है कि कंज्यूमर 10 रुपये एक्स्ट्रा दे सकता है, अगली यूनिट पे 6 रुपये एक्स्ट्रा दे सकता है, तो वो अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा, तभी मैंने ये लिखा हुआ है। अब देखो थर्ड यूनिट, जैसे ही वो एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा, अभी भी 10 रुपीज़ ही दे रहा है पर यूनिट के, चेंज नहीं हुई, लेकिन यूटिल्स देखो क्या हो गई, गिर गई 10/1 यानी 10 रुपये। यहाँ पे आके देखो क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो गई, प्राइस के बराबर हो गई, मतलब 0। तो इसका मतलब यहाँ तक का जो उसका पार्ट था वो सरप्लस का था, यहाँ पे आके वो इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि MUX इक्वल टू क्या हो गया, PX हो गया। अब वो और आगे बढ़ेगा, मान लो यहाँ पे रुक जाएगा वैसे, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं एग्जाम्पल, तो समझाने का मतलब क्या हुआ कि अब वो 4th यूनिट पे बढ़ेगा, 4th यूनिट पे भी वो 10 रुपीज़ दे रहा है, लेकिन उसकी जो यूटिलिटी है वो कितनी हो रही है, 4 ही हो रही है। अब देखो यूटिलिटी को डिवाइड किससे करोगे, यूटिल से, कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 रुपये देने के लिए तैयार हो आप, 4 यूटिल्स अपॉन 1 यूटिल, 4 यूटिल्स। तो 4 यूटिल्स कौन सी, मार्जिनल यूटिलिटी की, और डिवाइड बाय 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिल्स। तो इसका मतलब आप 4 रुपये देने के लिए तैयार हो, जबकि रियल में कितने दे रहे हो एक्चुअल में, 10 रुपीज़। तो वही जैसे मैंने आपको बताया था कि आप शॉप पे गए या आप रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे जाके आपने 40 रुपीज़ की चाय कंज्यूम करी, आपने थूक दी, आपने बोला ये क्या घटिया चाय, इससे अच्छा तो बाहर की 5 रुपीज़ की या 10 रुपीज़ की चाय होनी चाहिए, या आपने थोड़ी सी भी आपको अच्छी नहीं लगी, तो आपने क्या बोला, इसकी प्राइस तो 10 रुपीज़ होनी चाहिए थी, वही वर्थ थी इसकी, 40 रुपीज़ तो बहुत महंगी है। तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि इसकी वर्थ कितनी है, 4 रुपीज़ होनी चाहिए, जबकि दे कितने रहे हो, 10 रुपीज़ दे रहे हो, तो -6। तो यूटिलिटी कम मिली और प्राइस से ज़्यादा पे करना पड़ गया। तो कंज्यूमर क्या करेगा, अगर ये 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो वो कंजम्पशन कम कर देगा और वो 3 पे आ जाएगा, ताकि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। तो जब भी मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन P है, तो उस केस में क्या करेगा, वो उस कमोडिटी को कंज्यूम करना कम कर देगा, ताकि वो वापस से ऊपर इक्विलिब्रियम पे आ जाए। जब वो ग्रेटर सेटिस्फेक्शन में,
तो वो कब तक कंज्यूम करता रहेगा, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। तो जब भी उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है कि वो पैसे कम पे कर रहा है और यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है रुपये के टर्म में, तो उस केस में क्या बोलेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ग्रेजुअली आगे बढ़ा, यहाँ पे आके रुक गया। लेकिन सपोज करो अगर उसने फोर्थ कंज्यूम करी, फिफ्थ कंज्यूम करी, तो वो तो नेगेटिव ही हो रही है। देखो अगले में देखो जीरो, जीरो इज इक्वल टू 0/1 करोगे तो क्या है 0 रुपये। इसका मतलब क्या बोल रहा है, मैं 0 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, मेरे को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, मैं एप्पल कंज्यूम कर रहा हूँ, बाइट मैंने करी, एप्पल की बाइट करते ही मुझे वो पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे एप्पल शुरू से ही पसंद नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, यार 10 रुपीज़ फालतू के दे दिए, ये तो 0 रुपये वर्थ थी इसकी, तो -10। ठीक, सपोज करो सिक्स पे भी पहुँच के देख लो, क्योंकि एग्जाम्पल है, अब क्या करें। तो देखो 6th यूनिट पे भी देखो 10 रुपीज़ दे रहे हो, आपको पता है कि एक्स्ट्रा एक और यूनिट के लिए 10 रुपीज़ दे रहे हो, लेकिन उस एक्स्ट्रा यूनिट पे यूटिलिटी माइनस की 6, उसको डिवाइड बाय क्या करोगे, 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिल्स, तो माइनस का 6 रुपये आएगा। मतलब क्या बोल रहे हो, नेगेटिव है, मतलब आप देने के लिए तैयार ही नहीं हो बल्कि लेने के लिए तैयार हो, यानी नेगेटिविटी मिल रही है। आप क्या बोल रहे हो कि यार 10 रुपये फालतू के दे दिए, ये तो -6, मतलब इससे पैसे लेने चाहिए थे, ये मान के चलो। ठीक, तो देखो -6 -10 16 रुपीज़, एक तो आपके 10 रुपये गए, ऊपर से आपकी यूटिलिटी भी नेगेटिव हुई, तो एक तरीके से आपका क्या हो गया, ये लॉस बता रहा है। ठीक है, डेफिसिट। तो वो कंज्यूमर सरप्लस है ऊपर वाला, जब भी इक्विलिब्रियम से ऊपर है, तो जब भी यूटिलिटी ग्रेटर होती है उसे हम बोलते हैं एक तरीके से सरप्लस। तो कंज्यूमर क्या करेगा, और आगे बढ़ेगा, क्योंकि अपनी वो इनकम को खर्च करना चाहेगा। मान लो अगर वो अपनी पूरी इनकम खर्च करना चाहेगा, तो वो कहाँ पे आना चाहेगा, जब वो MUX इक्वल टू PX हो जाए, और जहाँ पे MUX लेस देन PX हो, तो वो अपना कंजम्पशन डिक्रीज करता जाएगा, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 पे आते ही क्या बोलेगा, हाँ अब सही है। जनरली ये बोला जाता है। ठीक है, तो यही पार्ट आपको बोल रखा था। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि मैं एग्जाम्पल इसको चेंज करके बता सकता हूँ, कैसे, अब देखना। अब देखिए मैंने कुछ पार्ट लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया। देखो 1 रुपये में हम क्या बोल रहे हैं कि 2 यूटिल्स है, मान लो 1 रुपये में कितनी यूटिल्स है, 2 यूटिल्स। ठीक है, याद रखना, ये मान लिया हमने। प्राइसेस हमने 5 रुपये कर दी, यानी अगर मैं एक्स्ट्रा यूनिट जो भी कंज्यूम कर रहा हूँ उसके हर बार कितने दे रहा हूँ, 5 रुपये दे रहा हूँ। अगर मैं एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ तो उसके दे रहा हूँ 5 रुपीज़ दे रहा हूँ। तो मेरी यूटिलिटी देखो वही है सेम, 20 16 10, इसको मैंने चेंज नहीं करा। चाहे तो मैं इसको भी चेंज कर सकता था, 80 80 कुछ भी बोल सकता था, लेकिन उस केस में क्या बहुत ज़्यादा हो जाता। तो ऐसा भी एग्जांपल मत लो, जब भी मैं किसी को सिखाता हूँ स्टूडेंट को, तो जानबूझ के ऐसा ही पार्ट रखूँगा जिससे मुझे पता है कि वो प्राइस से एक बार थोड़ा ज़्यादा हो, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी वो ज़्यादा है, और एक बार इक्वल हो जाए और एक बार कम हो जाए, तभी तो हम उसको सिखा पाएंगे। तो यहाँ पे हम जानबूझ के यूटिलिटी भी उस हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लो 20 रुपीज़ की प्राइस रखूँगा तो मुझे यूटिलिटी थोड़ी हाई रखनी पड़ती, क्योंकि डिवाइड करूँगा एक तरीके से, तो मुझे 1 रुपीज़ इक्वल टू थोड़ा ज़्यादा यूटिल्स बताना पड़ता। तो चलो यहाँ पे तो एग्जांपल नॉर्मल बन गया, 1 रुपीज़ इक्वल टू 2 यूटिल्स। अब सोचिए 20 यूटिल्स है, ठीक है, और 1 रुपये में कितनी, 2 यूटिल्स। आप सोचिए 1 रुपये में 2 यूटिल्स, मतलब आप बोल रहे हो कि अगर मैं 1 रुपये की कोई चीज़ कंज्यूम करूँगा तो मुझे 2 की यूटिलिटी मिलेगी। तो अगर मुझे 20 की यूटिलिटी मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी वर्थ 10 रुपये के बराबर है, 20/2, उसकी वर्थ 10 रुपये के बराबर है। जबकि दे कितने रहे हो, 5 रुपये ही दे रहे हो, तो 10 रुपये के बराबर वर्थ है, लेकिन दे कितने रहे हो, 5 रुपये दे रहे हो। तो इसका मतलब आपकी यूटिलिटी ज़्यादा है, आपको वर्थ अच्छी मिल रही है, जबकि आप प्राइस क्या दे रहे हो, कम ही दे रहे हो। तो एक्चुअली अमाउंट कम पे कर रहे हो और वर्थ बहुत अच्छी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आप अपना कंजम्पशन बढ़ाओगे। अगला देखो, जैसे 16 यूटिलिटी आई, 16 और वही 1 रुपीज़ इक्वल टू 2 यूटिल्स। तो आप क्या बोल रहे हो, 1 रुपीज़ इक्वल टू 2 यूटिल्स, और आपको 16 यूटिल्स मिली, तो 16/2 करोगे तो आपको वर्थ कितनी मिली, एक तरीके से सेटिस्फैक्शन 8 रुपीज़ की, और दे रहे कितने हो अभी भी, 5 रुपये। कितने दे रहे हो, 5 रुपये ही दे रहे हो। तो अभी भी आपके 3 रुपये बच रहे हैं, पिछले में यहाँ पे 5 रुपीज़ बच रहे थे, यहाँ पे 3 रुपये बच रहे हैं, तो अभी भी आप कंजम्पशन बढ़ाओगे। अगले पे जैसे आए देखो 10/2, तो क्या आ गया, 5, तो वर्थ 5 रुपये मिल रही है और प्राइस भी 5 रुपये दे रहे हो, तो यानी एक तरीके से 0। तो आप कब तक कंजम्पशन बढ़ाओगे, जब तक कि वो इक्वल नहीं हो जाता। जैसे ही यूटिलिटी 4 हो गई, तो देखो 4/2, तो 4/2 मतलब क्या हो गया, 2 रुपीज़, मतलब 2 रुपये देने के लिए तैयार। वर्थ कितनी है, सिर्फ 2 रुपये, सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 2 रुपये, एक्चुअल में कितने दे रहे हो, 5 रुपीज़, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब MUX जब क्या हो, प्राइस से कम हो, तो उस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, अपना कंजम्पशन डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते ही वापस से यहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा। अगर आप क्या बढ़ाते हो तो और नेगेटिव अप्रोच आती है, 0/2 करते तो 0 ही आता, तो इसका मतलब 0 की सेटिस्फैक्शन है, और यहाँ पे आप 5 रुपये दे रहे हो, तो माइनस का 5 आ जाता इस तरीके से। तो आपको पता है कि अगर 5 तक पहुँच गए तो आप 4 पे पहुँचोगे, फिर 4 पे पहुँचोगे तो आपको थोड़ी तो मिलेगी यूटिलिटी, लेकिन वो अभी भी नेगेटिव में,
तो उस केस में क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम है तो आप इक्वल तक पहुंचने की कोशिश करोगे। तो कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूँ, आपको एक टास्क दे दूँ कोई भी, ठीक है, चलो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले उनको मैं बोलता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर एक एग्जांपल बना के, नेट वेट से नहीं देखना आपको, याद रखना, गूगल वूगल से नहीं देखना, आप कोई सा भी एग्जांपल खुद बना के बताओ कि ये एक एग्जांपल है सर, इसकी मैंने क्या बनाया है, टेबल बनाई है, और इसकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे को भेज दो, ताकि मैं देख लूँगा कि सही है या नहीं है। जैसे ये बनी हुई है ना वैसे बना के, ताकि आपको एक तरीके से अप्रोच पता चल जाए। कोई भी 1 रुपये में कोई भी यूटिल ले लेना, लेकिन अब आपको क्या करना है कि उस हिसाब से देखना है कि प्राइस सेट करनी है। जब भी आपको क्या करना पड़ता है, कोई एग्जांपल बनाना पड़ता है, तो 1 रुपीज़ इक्वल टू यूटिल सेट कर दो, और उसके हिसाब से यूटिल देखो कि मैं कितनी ले सकता हूँ, 40 ले लूँ, ठीक है, प्राइस कितनी ले लूँ, 10 ले लूँ, 15 ले लूँ, सही बन रही है नहीं बन रही। तो एक बार खुद बना के देखिए, आपका अपने आप क्या हो जाएगा, माइंड ओपन हो जाएगा इस पर्टिकुलर अप्रोच के लिए। यही तरीका होता है। अब देखिए नोट में, देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने ये पॉइंट तो बता दिया, अब देखो हाँ ये वाला ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर एम यू एक्स ग्रेटर देन पी एक्स हो, अब आपको समझ में आ जाएगा, देन कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड ही गोज ऑन बाइंग बिकॉज, वो यानी क्या करेगा, और खरीदता जाएगा, बिकॉज बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, मतलब सरप्लस ज़्यादा है, सरप्लस में वो एक तरीके से हम बोलेंगे। एज ही बाइज मोर एम यू फॉल्स बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बोला जैसे वो और एक्स्ट्रा खरीदता जाता है यूनिट, तो एम यू गिरती जाएगी क्योंकि लॉ ऑफ डी एम यू अप्लाई हो रहा है। व्हेन एम यू बिकम्स इक्वल टू प्राइस, कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम बेनिफिट एंड इज इन इक्विलिब्रियम। ये आ गया दूसरा पॉइंट। सिमिलरली व्हेन एम यू इज लेस देन पी एक्स, देन ऑल्सो कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एज ही विल हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स टू रेज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन टिल एम यू बिकम इक्वल टू प्राइस। इसका मतलब ये तो हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एम यू एक्स लेस देन पी एक्स हो तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि एज ही विल हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स टू रेज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6 से 5 पे, 5 से 4 पे, इस तरीके से आना पड़ेगा, तब जाके वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। और 3 पे आते ही वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से इक्विलिब्रियम की अप्रोच पे पहुंच जाएगा, जो कि हमने ये वाला पार्ट देखा। ये 10 था, 1 मिनट, ये 10 था, ये इसके इक्वल था, यहाँ पे आके वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे था। नोट पे जनरली आप देखोगे तो यही दे रखा है कि इन एडिशन टू कंडीशन ऑफ एम यू इज इक्वल टू प्राइस, वन मोर कंडीशन इज नीडेड टू अटेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये ऐसे ही आपको पता है कि एम यू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, ये भी कंडीशन होनी चाहिए, ये नहीं कि एम यू बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब तो जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्कोहलिक पर्सन की बात कर रहे हैं, या ऐसा पर्सन जो अफीम क्या कर रहा है, देख रहा है, यानी यूज़ कर रहा है, या ऐसा पर्सन एक तरीके से जिसको उसमें पॉजिटिविटी मिल रही है हर चीज़ में कंज्यूम करते करते, मतलब उसकी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, मतलब वो ऐड होती जा रही है। तो याद रखना, एक बार एग्जाम्पल में आया था कि इंडिफरेंस कर्व का या किसी का भी पार्ट आया था, शायद मेरे को ध्यान आ रहा है, हाँ कार्डिनल का ही आया था, कार्डिनल में आया था कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, और उसमें एक आ गया एडिटिविटी। क्या होती है, एडिटिविटी होती ही नहीं है। आपको पता है कि डिमिनिशिंग अप्रोच होती है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है, एक पॉइंट पे जीरो होगी, नेगेटिव होगी, वो बढ़ेगी कहाँ से, बढ़ना तो एक तरीके से क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन क्यों हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर वो पर्सन एक तरीके से क्या कर रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है डिमांड बढ़ाते जा रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया ना लॉ ऑफ डिमांड का। वैसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब क्या हो गया कि उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिलती जा रही है जैसे जैसे वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता जा रहा है। आपने वाटर डायमंड पैराडॉक्स देखा होगा, तो मैं आपको सिग्निफिकेंस में बताऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि डायमंड क्या है, कम मिलता है, तो अगर उसकी प्राइसेस बढ़ती भी जा रही है तो डिमांड बढ़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि वो प्रेस्टीजियस हो गया। या हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट रुपी की जो उसकी यूटिलिटी होती है, लास्ट रुपी की यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जब आप एम यू एक्स अपॉन पी एक्स करके देखो, क्या करके देखो, एक बार एक और चीज़ बता देता हूँ, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी कर सकते थे, एम यू एक्स यूटिल में याद रखना, डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम, ये भी बोल सकते हैं, जो कि 2 कमोडिटी केस में ही आएगा। ठीक, अब देखो एक बार करके देखो, एम यू एक्स कितना था, 10 यूटिल, प्राइस कितनी थी 10, तो 10 अपॉन 10 करके देखो। अब सोचो कि 10 की प्राइस में 10 यूटिल, तो 1 रुपये की प्राइस में कितनी होगी, 1 यूटिल निकलेगा। तो ये क्या निकला आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 1 यूटिल निकला। 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिल, क्या निकला, 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिल। और यहाँ पे देखो 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिल है, और एम यू एम क्या है, 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिल। तो 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 यूटिल, 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 यूटिल। तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स करके देखो, सपोज करो, चलो एक बार ये करो, 20 अपॉन 10, ये आ गया 20 अपॉन 10, तो 1 यूटिल की जगह क्या है, 2 यूटिल, मतलब 1 रुपये में 2 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जबकि हमें मिलनी कितनी चाहिए थी ये, तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो हम और आगे बढ़ेंगे। तो 16 अपॉन 10 करो तो हमें कितनी मिल रही है, 1 रुपये में 1.6 की यूटिलिटी मिल रही है, जबकि
एक्चुअल में आप देखोगे तो आपको कितनी मिलनी चाहिए थी 1, तो ज़्यादा ही मिल रही है, तो आप और आगे बढ़ोगे। जैसे ही आप 10 पे आए तो 10/10 आपने करा तो आपको कितने की यूटिलिटी मिली, 1 रुपये में 1। तब जाके आपको पता चला कि यार ये तो हमने सेट कर रखा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी हमने सेट कर रखा था और उसके हम इक्वल पहुँच गए। ठीक, तो याद रखना कि ये आपका लॉ ऑफ इक्वी में भी काम आ जाएगा। ये मेरे हिसाब से सारा पार्ट आपको समझ में आ गया। तो जनरली बोल रहा है कि एम यू इक्वल टू प्राइस के साथ आपको ये कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ती है। अब आपका जो ये अप्रोच है मैंने ऐसे ही दे रखा है, आपको पता है कि ये सरप्लस का पॉइंट है। कैसे, चाहे इसमें आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फिर भी समझ में आ गया होगा। देखो क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो दे रखी है नहीं एक्स की, जनरली आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीज़ दे रखा है। तो ये जनरली आप रुपीज़ में देख लेना। ये प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ क्या है, 8 और 12 के बीच में ये मान के चलो, तो ये 10 रुपीज़ दे रखा है। और आपको पता है कि शुरू में आपको कितने की मिली थी, 20 रुपीज़ की यूटिलिटी, फिर कितनी मिली थी, 16 रुपीज़ की मिली थी, फिर जाके 10 रुपीज़ हो गई थी, फिर समथिंग अपनी 4 हो गई थी, फिर 0 हो गई थी, फिर कुछ माइनस की हो गई थी, ये रही माइनस की 6, तो माइनस की 6 मतलब यहाँ पे हो गई थी। तो आपको पता है कि कहाँ पे रुके, यहाँ पे जहाँ पे प्राइस किसके बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल है। तो ये जनरली पॉइंट क्या बता रहा था कि 20 रुपीज़ की आपको यूटिलिटी मिल रही है, जबकि दे कितने रहे हो आप, 10 रुपीज़ ही दे रहे हो। ये रहे दिख रहा है ना, ये 10 रुपीज़, तो ये 10 रुपीज़ ही दे रहे हो। तो उसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ये आपका सरप्लस का पॉइंट बता रहा है और ये आपका एक तरीके से लॉस का पॉइंट बता रहा है कि आपको यूटिलिटी इतनी नहीं मिली है, जबकि आपको प्राइसेस क्या देनी पड़ रही है, ज़्यादा, और यूटिलिटी क्या मिल रही है, डाउन मिलती जा रही है, कम मिलती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अप्रोच पढ़ी थी, ये एक तरीके से इसका कर्व है। और देखो ये आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में पॉइंट ऑफ सेटाइटी, जहाँ पे एम यू इक्वल टू क्या एक तरीके से 0 होती है, लेकिन वो किस टर्म में होगी, एक तरीके से यूटिलिटी के टर्म में। तभी मैंने जानबूझ के 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिलिटी कर दिया, ताकि हमारे क्या है आगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए। फिर भी मैंने आपको 1 रुपीज़ इक्वल टू 2 यूटिल्स करके दिखाया था, आप इसके अलावा कुछ और करके बताना, तब मुझे पता चलेगा कि आपको पर्टिकुलर ये अप्रोच आई या नहीं आई। और अगर एक बार में नहीं आई तो दूसरी बार पढ़ के देखना, आपको फिर जाके समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे दे रखा है इन अबव फिगर एम यू एक्स कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, हमें पता है कि ये डाउनवर्ड हो रहा है, इंडिकेटिंग दैट एम यू फॉल्स विद सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डी एम यू। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, तो एम यू क्या है, एक तरीके से एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर गिरती भी जा रही है, एक तो ये चीज़। और प्राइस आपको दे रखी है वो हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसका मतलब प्राइस क्या आपकी कांस्टेंट है। और देखो अगर आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 2 यूटिल्स बताया मैंने, या इससे पहले जो एग्जाम्पल अपना ऊपर दे रखा है उसमें मैंने बताया कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूटिल्स, तो आपको बताया कि 2 रुपये में कितनी होगी 2 यूटिल्स, 3 में कितनी होगी 3। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो भी कांस्टेंट होती है, याद रखना, वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो डिमिनिश नहीं होती। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब 1 रुपये में 1 यूटिल, तो हमें पता है 2 में कितनी होगी 2 यूटिल होगी। अगर 1 में 4 यूटिल तो 2 में कितनी होगी 8। ये हमने तय की है, तभी मैंने बताया सब्जेक्टिव अप्रोच है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। तो यहाँ पे आपको बोल दिया कि ये प्राइस 10 रुपीज़ थी फ्रॉम द गिवन शेड्यूल, और डायग्राम जो आपने ऊपर देखा, यानी ऊपर जो टेबल देखी और डायग्राम देखा, ये बोल रहा है कि ई पॉइंट पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, जो ऊपर आपने देखा, बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे एम यू एक्स क्या हो गई, पी एक्स के बराबर। ही विल नॉट कंज्यूम 4 यूनिट ऑफ एक्स, क्योंकि वहाँ देखना आपको एम यू कितनी है 4 रुपीज़, जबकि एक्चुअल कितना पे कर रहा है 10 रुपीज़। ध्यान है ना, अभी भी बताया था, देखो ये रहा, देखो 4 रुपी और एक्चुअल कितना पे कर रहा है 10 रुपी। ये एम यू एक्स किसके टर्म में थी, रुपीज़ के टर्म में, और ये पी एक्स आपको पता है कि एम यू एक्स लेस देन आ रही है, तो इसका मतलब वो कंजम्पशन कम करेगा और 3 पे पहुँचेगा। ठीक, तो ये इक्विलिब्रियम की अप्रोच नहीं है। इसी तरीके से बोल रहा है कि सिमिलरली सेकंड यूनिट पे आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी 16 की थी, जैसे आपने 16/1 किया तो 16 रुपीज़ आ गया था रुपीज़ के टर्म में, और आपको पता है कि आप 10 रुपीज़ दे रहे हो, तो आप और आगे बढ़ोगे। सिमिलरली ही विल नॉट कंज्यूम 2 यूनिट्स, इसका मतलब क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा आगे, क्योंकि उस केस में क्या है, जो उसने प्राइस पे करी है उससे ज़्यादा उसको यूटिलिटी मिल रही है, तो वो 3 यूनिट कंज्यूम करेगा। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अ कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन एम यू फ्रॉम कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। तो देखो तभी जाके हमारे 30 से 35 मिनट लग जाते हैं ये पूरे पर्टिकुलर समझाने पे। अगर मैं आपको थियोरटिकल पार्ट का सिर्फ नॉर्मल बताता रहता, ऐसे आएगा, तो अराउंड ये सिर्फ 10 मिनट का पार्ट था, उससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन मुझे एग्जाम्पल, डायग्राम ये पर्टिकुलर बताने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, और याद रखना मैंने आपको बोला कि आप चाहे एम यू एक्स, जब भी हम एम यू एक्स में बोलूँ तो ये यूटिल के टर्म में बोल रहा हूँ, मैं उसको रुपी के टर्म में नहीं बोल रहा, क्योंकि रुपी के टर्म में जब भी मैं बोलता हूँ मैं अलग से बता देता हूँ कि इन टर्म ऑफ रुपी। तो एम यू एक्स था, जैसे आप उसको पी एक्स से डिवाइड करते हो तो ये क्या बोलता है
कि 1 रुपये में कितनी यूटिल हो रही है। तो अगर जो आपने MUM ये आपने सेट किया है, ठीक है, ये प्राइस किसकी है, मार्केट की, मतलब किसकी, सप्लायर की, ये आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ये आप चेंज कर सकते हो, ये आपने सेट कर रखा है, ये अलग अलग पर्सन अलग अलग सेट करेगा। तो अगर इसके बराबर, यानी एक तरीके से ये क्या बता रहा है कि आपको कितनी 1 रुपये में सेटिस्फेक्शन मिल रही है या कितनी मिलेगी, और आपको रियल में कितनी मिली, रियल में यानी एक्चुअल में कितनी आपको मिली है, जो आप अमाउंट पे कर रहे हो उसके कंपैरिजन में। क्योंकि आपको पता है कि 1 यूनिट कंज्यूम करने पर आपको एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, तो उसको प्राइस के टर्म में आप बताना चाहते हो, तो आप ये बताना चाहते हो कि 1 रुपये में आपको कितनी सेटिस्फेक्शन एक्चुअल में मिल रही है। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम कितनी चाहते हैं, हम कितनी चाहते हैं, जो हमने सेट कर रखी है पहले से। ठीक, अब चलो देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज़। देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि जो लॉ ऑफ DMU है वो 1 कमोडिटी में भी अप्लाई होता है और एक से ज़्यादा कमोडिटी में भी अप्लाई होता है। रियल लाइफ में कंज्यूमर क्या करता है, एक से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करता है, तो उस केस में क्या आता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आता है, जो कि एक तरीके से इनकम को ऑप्टिमम अलोकेट करने में हेल्प करता है। तो जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे गोसेंस सेकंड लॉ। आप याद रखना, लॉ ऑफ DMU को मैंने जनरली क्या बोलता था, गोसेंस फर्स्ट लॉ, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने एक तरीके से उसको एलोबोरेट किया। लेकिन प्रोपाउंड की बात करेंगे, यानी किसने एक तरीके से शुरू में बोल सकते हैं डेवलप किया था, वो गोसेन ने किया था, लेकिन उसका आगे एलोबरेट किसने किया था, मार्शल ने। वैसे ही यहाँ पे जो हम देख रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का पार्ट, वो किसने एक तरीके से बनाया था, वो भी गोसेन ने, तो इसलिए उसका गोसेंस का सेकंड लॉ बोलते हैं। लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। देखो सब्सटीट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एप्पल भी कंज्यूम कर रहा हूँ, मान लो ऑरेंज भी कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, एक तरीके से। तो यहाँ पे हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर एप्पल को कंज्यूम करने के साथ साथ ऑरेंज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो किस अप्रोच पे हम इक्वल सेटिस्फेक्शन पे आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि एप्पल की मैं 4 कंज्यूम करूँ और ऑरेंज की भी 4 कंज्यूम करूँ और मेरे को एक तरीके से यूटिलिटी सब में इक्वल मिले, ऐसा नहीं है। एप्पल की मैं 4 भी कंज्यूम कर सकता हूँ और ऑरेंज की क्या पता मुझे 2 पे ही मिल जाए, या उल्टा भी हो सकता है, एप्पल की मैं 6 कर रहा हूँ कंज्यूम और ऑरेंज की मुझे कितनी मिल जाए, जैसे मान लो 10 यूनिट्स पे। उल्टा मतलब क्या हो गया, इसकी कम और इसकी ज़्यादा, ऐसी भी हो सकती है, क्या पता कभी कभी इक्वल भी आ जाता है। तो वो किसके कंटेक्स्ट में आता है, वो उसी के कंटेक्स्ट में कि 1 रुपये में कितनी यूटिलिटी है। तो MUM आपको सेट करनी पड़ेगी और यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, वो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको यही बता रखा है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, वो क्या बताता है, कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ इन सच ए वे दैट MU ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल। देखो ये MU ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड मैंने आपको बताया था अभी मैंने आपको क्या बोला, MUX दे रखा है और PX दे रखा है। अभी हमारा एक एग्जाम्पल था, आपने देखा 20 यूटिल्स था और आप 10 रुपीज़ क्या कर रहे हो, एक तरीके दे रहे हो। आपको पता है कि पहली यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 20 की यूटिलिटी मिली, दूसरी पे मतलब एक और एडिशनल पे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि देखो 20 की यूटिलिटी मिली मार्जिनल, 16 की मिली मार्जिनल, मतलब एक यूनिट पे 20, एक यूनिट पे 16 ये मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, डिवाइड बाई 10 करोगे 10 रुपीज़, तो जैसे ही डिवाइड किया तो इसका मतलब 1 रुपये में आपको कितने की मिल रही है, 2 की मिल रही है। दूसरे में 1 रुपये पे कितने की मिल रही है, 1.6 की मिल रही है, 16/10। तो जो ये 2 रुपये की आपको क्या मिल रही है, एक तरीके से, सॉरी 1 रुपये में जो 2 की यूटिलिटी मिल रही है, तो ये क्या बोल रहा है, देखो यही बोल रहा है, कहाँ गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी। तो 1 रुपये खर्च करने पर 2 की यूटिलिटी, 1 रुपये खर्च करने पर 2 की यूटिलिटी, तो लास्ट रुपी क्या है, 1 रुपये, लास्ट रुपी क्या है, 1 रुपये की। 1 रुपये कंज्यूम करने पर यानी 1 रुपये यूज़ करने पर हमको कितनी यूटिलिटी मिली है उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से। तो ये बोल रहा है कि ये इक्वल होनी चाहिए किसके साथ, दूसरी कमोडिटी के साथ। तो ये बोल रहा है कि कंज्यूमर को अपनी इनकम को ऐसे खर्च करना चाहिए जिससे अलग अलग कमोडिटीज़ या अलग अलग बंडल्स जो भी वो खरीद रहा है कमोडिटी के, उसमें उसकी जो यूटिलिटी मिलनी चाहिए वो सेम मिलनी चाहिए। मतलब MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY एंड सो ऑन का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ABCD थे तो MUA/PA इज इक्वल टू MUB/PB इज इक्वल टू MUC/PC इज इक्वल टू MUD/PD इज इक्वल टू MUM इज इक्वल टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इक्वेशन में पहले ऐसे लिखते हैं, नीचे मैंने फॉर्मूले में लिखा हुआ है। जब भी आपका ABCD मल्टीपल चॉइस आए तो याद रखना आपको ऐसे बता देना है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है, 2 कमोडिटी का केस ही आता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा का आ गया तो XYZ आ जाएगा, ABC आ जाएगा, अगर ABCD है तो ABCD आ जाएगा, XYZA है तो XYZA आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको बोल रखा है।
अब देखिए इसमें भी यही बोल रखा है लाइन, मार्जिनल यूटिलिटी बाई स्पेंडिंग 1 मोर यूनिट ऑफ मनी विल बी इक्वल फॉर ऑल कमोडिटी। मतलब 1 रुपी एक्स्ट्रा खर्च करने पर जो आपको यूटिलिटी मिल रही है, मान लो आपको 2 यूटिलिटी मिल रही थी, मैंने आपको बोला एप्पल में, और ऑरेंज का आपको पार्ट मान लो कि ऑरेंज पे आपकी 16 की यूटिलिटी थी। कितने की थी? 16 की थी। तो 16 के पार्ट में अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि 16/10 तो 1.6 मिल रही है। तो देखो दोनों इक्वल हो ही नहीं रही, तो आप कब तक कंज्यूम करते जाओगे? जब तक कि आपको क्या है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई ना हो जाओ, और साथ में एम यू एम भी हो जानी चाहिए। ठीक, तो सपोज करो कि आपको 1 रुपी में एक्चुअल में 2 यूटिलिटी मिल रही है, और आपने जो एम यू एम सेट कर रखा था वो भी कितना था, 1 रुपी में 2 यूटिलिटी। और जो आप बी गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, ए तो कंज्यूम कर रहे हो और बी मतलब दूसरा गुड्स भी कंज्यूम कर रहे हो, उस पर भी आपको एक्चुअल में 1 रुपी में 2 की यूटिलिटी ही मिली, तीसरे में भी 2 की मिली। तो इसका मतलब क्या है, तब जाके आप इक्वेशन वाली अप्रोच में पहुंच रहे हो, तब जाके आप इक्विलिब्रियम की अप्रोच पे हो। और यहाँ पे लास्ट लाइन में ये बोल रखा है कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस पे बेस है, लॉ ऑफ डीएमयू पे बेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ डीएमयू की जो अजम्पशन लगेगी वही लॉ ऑफ इक्वी पे लगेगी। मतलब चाहे आप सिंगल कमोडिटी केस ऊपर आपने देखा, चाहे आपने 2 और मोर देखा, दोनों पे लॉ ऑफ डीएमयू का पार्ट ही अप्लाई होता है। समझ गए? अब आपको दे रखा है यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, तो यहाँ पे जनरली मैंने एक्स और वाई माना है, और पहले मैंने इक्वेशन बनाई है, फिर मैंने एग्जांपल कवर किया। देखिए यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि 2 गुड्स एक्स और वाई। यहाँ पे बोल रहा है कि सिंगल कमोडिटी जब आपने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हमने ये माना था कि सारी की सारी इनकम हम उस सिंगल कमोडिटी पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर अब हम 2 कमोडिटी का केस मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, सारी इनकम हम उस 2 कमोडिटी पे खर्च करना चाहते हैं और ऐसी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो बोला नाउ कंज्यूमर वांट्स टू अलोकेट हिज मनी इनकम बिटवीन द 2 गुड्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटीज। A consumer should spend his income to get maximum satisfaction when the ratio of MU of 2 commodity and their respective prices are equal and MU falls as consumption increases। देखो यहाँ पे 3 कंडीशन होती है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। यहाँ पे बोल दिया, एक तो बोल दिया MU of 2 commodities and their respective prices are equal। तो आपने बोला सर अभी तो आपने ऐसा पार्ट नहीं बताया, लेकिन देखो अगर मैं आपको बोलूँ MUX और अपॉन PX, ढंग से देखना, इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। ठीक है, ये x है और ये इक्वल है, और यहाँ पे MUM तो आएगा ही है, MUM साइड में जो है ना MUM तो आएगा, वो भी इक्वल होगा, याद रखना। पर वो तो बात की बात है, अभी तो हम इक्वेशन की बोल रहे हैं। तो देखो अगर आपने इसको यहाँ पे कर दिया और MUY को नीचे कर दिया, तो अब बोलो ये, अब जो है ना ये आपने थ्योरी पढ़ी है, अब ये थ्योरी आप पढ़ लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। MUX अपॉन MUY, तो बोल रहा है कि रेशियो ऑफ MU ऑफ 2 कमोडिटी। ठीक है, तो रेशियो ऑफ MU ऑफ 2 कमोडिटी एक्स और वाई की इज इक्वल टू एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस, तो PX ऊपर चले गया था, तो PX अपॉन PY आर इक्वल एंड MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। और जनरली आपको पता है कि जो ये PX अपॉन PY है किसकी लाइन होती है, एक तरीके से इंडिफरेंस कर्व में पढ़ते हैं हम। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन बोलते हैं ना, स्लोप ऑफ बजट लाइन PX अपॉन PY, याद रखना यही होती है। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ इनकम लाइन यही होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, ये भी मैंने नीचे कवर कर रखा है। इट मीन्स दे आर 3 नेसेसरी कंडीशन। देखो पहली कंडीशन तो मैंने आपको बोली कि ये दे रखी थी, जो मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट, कि मान लो एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो एक तो ये बनेगा, मान लो वाई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो ये बनेगा। ये आपको बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है कि लास्ट रुपी जो आप स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस 10 रुपीज़ थी, जैसे आपने डिवाइड किया तो 1 रुपी में कितनी आई, 2 यूटिल्स आया। तो ये बताना चाहता है कि जो लास्ट रुपी आप स्पेंड कर रहे हो उस पर जो यूटिलिटी है वो हर दूसरी कमोडिटी पे भी क्या है, इक्वल होनी चाहिए, वहाँ पे भी 2 होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इसकी पर्टिकुलर प्राइस सेम रहे। गलती से, अरे यार ये गलती से क्या आ गया, MUY आ गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, PY करना है। चलो मैं एक बार सही कर लेता हूँ इसको। अब देखिए सही हो गया, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। अब देखो ये वाला पार्ट आपको कैसे समझ में आएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जब मैं आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगा। और अभी देखो हमने क्या करा, इसको ऊपर कर लिया मान लो, और ये MUY नीचे कर लिया, तो देखो ऐसे बन जाएगा MUX, ये दिख रहा है, ये MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। तो आपको पता है कि जनरली देखो ये कंडीशन तो होगी ही होगी, लेकिन जब भी ये पार्ट देखते हैं हम इक्वल का, तो MUM तो चलो होगा ही होगा, उसको भूल जाओ। तो ये बोल रहा है कि एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, क्योंकि ये तो जनरली कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट मतलब जैसे हमारे ऊपर वाले केस में हमने 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल माना था, ये कांस्टेंट क्यों नहीं होता, ये कब कांस्टेंट होगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा इक्वल, लेकिन कांस्टेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, याद रखना।
मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपने ये कंडीशन पढ़ी इक्विलिब्रियम की, लेकिन ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। अभी आपको समझ में आएगा नहीं जब तक मैं क्या नहीं बताऊंगा आपको, एक एग्जांपल कवर नहीं कराऊंगा। तो इसको अभी छोड़ देते हैं पॉइंट को, फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, याद रखना, वो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट अभी आपको बताऊंगा। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। ये आपको पता ही है, ये नॉर्मल कंडीशन सबकी होती है। जब भी लॉ ऑफ DMU अप्लाई होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे कंज्यूमर क्या करेगा, कमोडिटी कंज्यूम करता जाएगा और लास्ट तक पहुंच जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, एक तरीके से उसकी कमोडिटी गिरेगी ही गिरेगी धीरे धीरे करके। सेकंड कंडीशन नीडेड टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज दैट MU ऑफ कमोडिटी मस्ट फॉल एज मोर ऑफ इट इज़ कंज्यूम्ड। तो आपको पता है कि वो आपकी डाउन होती जाएगी, जीरो पे आएगी और नेगेटिव होती जाएगी। इफ़ MU डज नॉट फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, ये बोल रहा है कि अगर MU फॉल नहीं होती और कंजम्पशन इंक्रीज होते समय, इसका मतलब क्या हो गया, एडिटिविटी वाला प्रिंसिपल आ रहा है, मतलब वो बढ़ते जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर विल एंड अप बाइंग ओनली वन गुड विच इज़ अनरियलिस्टिक। तो उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर सिर्फ एक ही गुड्स खरीदेगा। तो जनरली क्या होते हैं, जो नशेड़ी होते हैं एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अफीम, स्मैक, चरस ये करते हैं, तो उनको और ये मिलती जाएगी। या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो और ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे। तभी हम बोलते हैं कि रियल में एक तरीके से अप्रोच नहीं रहती है। तो उसका एक्सेप्शन हो गया जो आपको बता दिया कि ये बढ़ता हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता, गिरता हुआ ही होता है नॉर्मल अप्रोच में। एंड कंज्यूमर विल नेवर रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और कंज्यूमर कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच ही नहीं पाएगा। एक चीज़ तो ये। अब तीसरी कंडीशन ये क्या थी नहीं, जहाँ पे मैंने ये लिया था पार्ट कहीं से, तो मेरे को क्या लगा कि वो सही अप्रोच नहीं रहेगी। तो मैंने आपको क्या कर दिया, इसमें ये पॉइंट भी जोड़ के बता दिया कि भाई इनकम भी तो होती है मेन। क्या होता है कि जब आप X और Y दो कमोडिटी कंज्यूम करते हो, तो आपको पता है कि जो भी आपने कमोडिटी कंज्यूम करी, तो मान लो X की प्राइस थी, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करा, क्वांटिटी के साथ। Y की प्राइस थी, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करा, Y की क्वांटिटी के साथ। तो देखो यहाँ पे मैंने PX बोल दिया, यहाँ पे मैंने QX बोल दिया, ये PY बोल दिया और ये QY बोल दिया। अब आपको पता है कि आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो इनकम से, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। आप ये मत बोलो सर लोन लिया, हम यहाँ पे अभी क्या फाइनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल अप्रोच बोल रहे हैं कि हमारे पास इनकम लिमिटेड है। तो आप क्या करोगे, कंज्यूम जितनी आपके पास इनकम होगी, या तो उतना ही कंज्यूम करोगे या उससे कम कंज्यूम करोगे, ठीक है, यही तो होगा। यानी जब आप बजट लाइन देखोगे तब आप और समझ जाओगे। बजट लाइन के पार्ट में यही तो है, प्राइस लाइन में, कि हम क्या कर रहे हैं, X और Y दो कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम जनरली क्या बोल रहे हैं कि ये इनकम हमारी जो है वो पूरी की पूरी इक्वल यानी यूज हो जानी चाहिए, तब जाके हम इक्विलिब्रियम की अप्रोच में आएंगे। अगर हम उससे कम कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो कि मैंने अरे ये बना दिया, चलो अब सही बना दिया मैंने ये, यानी कहने का मतलब नहीं, उल्टा बना दिया, ये ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अब मैंने अगर बोल दिया कि इक्वल नहीं है, कहने का मतलब इनकम अभी भी बच गई, तो भैया आप अभी भी आगे बढ़ोगे। अगर मान लो कि आप X को कंज्यूम कर रहे हो और Y को कंज्यूम कर रहे हो और इनकम अभी भी बच रही है, तो आपको जो अच्छा लग रहा होगा उसको आप और ज़्यादा कंज्यूम करोगे। मान लो कि Y से ज़्यादा आपको X अच्छा लग रहा है, तो X की क्वांटिटी एक और कंज्यूम करोगे, ठीक है। X से ज़्यादा Y अच्छा लग रहा है तो Y को और कंज्यूम करोगे, जिससे आपकी इनकम पूरी की पूरी खर्च हो जाए। तो इनकम हमेशा क्या होगी, या तो कम होगी या पूरी की पूरी होगी। जब पूरी होगी तब जाके आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंचोगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन द एक्सपेंसेस मेड ऑन X कमोडिटी एंड ऑन Y कमोडिटी इज इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, P इंटू QX। यहाँ पे मैंने QX की जगह X लिखा है, X मतलब क्वांटिटी है, ठीक है। Y मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी है। X मतलब X कमोडिटी, Y मतलब Y कमोडिटी। उसको इंटू किससे करा है, प्राइस से, और इंटू किससे करा है, प्राइस से। तो X की प्राइस को X से मल्टीप्लाई करा और Y की प्राइस को Y से मल्टीप्लाई करा। M भी बोल सकते हो इनकम को, और Y भी बोल सकते हैं, कई जने Y भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे Y सही नहीं लगता मेरे को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने Y भी लिख दिया तो आप कन्फ्यूज हो जाते। यहाँ मैंने Y लिखा हुआ है ना, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, X इंटू PX प्लस Y इंटू PY इज इक्वल टू M। QX भी लिख सकते हो, QX इंटू PX प्लस QY इंटू PY। अब देखो एग्जाम्पल एक, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अब तीन चीज़ें। सबसे पहली कंडीशन आपको बता दी कि एक तरीके से क्या होना चाहिए, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होना चाहिए। दूसरी कंडीशन वो गिरती हुई होनी चाहिए। तो MU तो देखो गिरती हुई होगी एग्जाम्पल में, तो दूसरी कंडीशन ध्यान मत दो क्योंकि वो तो गिरती हुई होगी, बढ़ती हुई थोड़ी होगी। और तीसरी कंडीशन इनकम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल जो लिया है उसमें देखो क्या बता रहा है, टोटल मनी इनकम। तो देखो 5 रुपये इनकम है मान लो, ठीक है। एक कस्टमर है या कोई पर्सन है, उसके पास 5 रुपीज़ की इनकम है। अब वो दो कमोडिटी कंज्यूम करना चाहता है, X और Y, क्या करना चाहता है, दो कमोडिटी, और दोनों की प्राइस 1 रुपये है। अब देखो ये सिंपल क्यों रखा, दोनों की प्राइस 1 रुपये है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल बनाना चाहो तो खुद भी बना सकते हो टिपिकल, पर उससे पहले आपको सिंपल समझना पड़ता है। और यहाँ पे तो आपको कॉन्सेप्ट ही तो समझना है। तो देखो MUX
अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। अब देखो याद रखना 1 रुपीज़ प्राइस है, क्योंकि मैं इसको ऊपर करूँगा तो मैं बार बार नहीं बताऊँगा। और देखो आपको पता है कि अगर 1 रुपीज़ प्राइस होगी तो अगर वो पूरी 5 रुपये की इनकम यूज़ करना चाहेगा तो अगर पूरी एक्स पे करेगा तो 1 इंटू 5 यानी 5 यूनिट खरीदेगा। ठीक है, 1 इंटू 5 तब जाके तो 5 रुपये खर्च होंगे। अगर वाई पे खर्च करना चाहे पूरे तो 1 इंटू 5, तो इसका मतलब या तो वो 5 की पूरी एक्स खरीदेगा या 5 या वाई की पूरी खरीदेगा या उनके कॉम्बिनेशन लेगा। क्या लेगा? कॉम्बिनेशन लेगा। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया? क्या पता 2 एक्स की हो गई 3 वाई की हो गई, 3 एक्स की हो गई 2 वाई की हो गई, इस तरीके से ले सकता है। सो कंज्यूमर कैन बाय मैक्सिमम 5 यूनिट ऑफ एक्स और 5 यूनिट ऑफ वाई। In below table, we have shown the marginal utility which the consumer derives from various units of x and y। और याद रखना प्राइस 1 है और प्राइस 1 है, x की भी 1 है और y की भी 1 है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये टेबल दे रखी है। टेबल में क्या दे रखा है? 20, 14, 12, 7, 5, 16, 12, 8, 5, 3। अब देखिए, देखो प्राइस 1 रुपी रखने का सिंपल रीजन क्या है या आपको सिंपल समझाने का तरीका क्या है? देखो 20 यूटिल्स है, 14 हो गई एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पर, 12 हो गई, 7 हो गई, 5 हो गई। ये मैंने बोला 20 अपॉन 1 करोगे, क्योंकि आपको पता है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ये दिख रहा है ना आपको। 20 अपॉन 1 करोगे तो क्या आएगा? 20 ही आएगा। तो एम यू एक्स रुपीज़ में क्या होगी? 20। तभी आपको क्या है, मेरे को लिखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साइड में मैंने कवर करा है, ये पार्ट नहीं कवर करा, लेकिन मेरे को आपको समझाना पड़ा तो थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। 14 अपॉन 1 14 ही आएगी, 12 अपॉन 1 12 ही आएगा, 7 अपॉन 1। इसका मतलब क्या है? जनरली आपको पता है कि यूटिल्स आपको ऊपर दी होती है और आपने जनरली क्या कर दिया, जैसे ही प्राइस को डिवाइड कर दिया तो आपको पता है कि प्राइस कितना है? 1 रुपी है। तो आपका फ़ायदा क्या हो गया? जैसे पिछले वाले एग्जांपल में एक में मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे हमारी 20 यूटिल्स आ रही थी और प्राइस कितनी थी? 10 रुपीज़ थी। तो हमने जैसे डिवाइड किया तो हमने क्या बताया था कि 1 रुपी में 2 यूटिल्स, क्या बताया था? यहाँ पे हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवाइड करेंगे 1 से तो वही आएगी वैल्यू, 20 आएगी, 14 आएगी, 12 आएगी, तो यही रुपीज़ में भी कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए जब भी आप 1 रुपी रखोगे तो सिंपल एग्जाम्पल लगेगा। सपोज करो मैं वाई पे 2 लिखता तो 16 अपॉन 2 क्या बोलता? 8। तो यहाँ पे मैं एम यू वाई है ना, 16 नहीं बोलता 8 बोलता। 12 अपॉन 2 बोलता तो क्या बोलता? 6। 8 अपॉन 2 बोलता तो क्या बोलता? 4। जनरली ये बोलता। ठीक, पर उस वक्त फिर मुझे क्या देखना पड़ता कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, तो मेरी कौन सी अप्रोच सेम मिल रही है या नहीं मिल रही। सपोज करो मैं बोलता कि 12 अपॉन 2 कितना होता? 6। 16 अपॉन 2 8। तो देखो 8 होता, 6 होता, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे अपना 2.5 होता, यहाँ पे अपना क्या होता है? 1.5 होता। तो मेरा किसी के साथ अप्रोच मिल ही नहीं रही होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 रुपीज़ के हिसाब से प्राइस कर दी, तो मुझे यूटिलिटी चेंज करनी पड़ती, मुझे अपने एग्जाम्पल को चेंज करना पड़ता। तो एक बार मैं हटा देता हूँ। इसका मतलब यही यूटिल्स है, और जैसे डिवाइड करोगे 1 तो यही आपका रुपी आएगा कि 1 रुपी में कितनी यूटिल्स है। एक तरीके से बोल रहा है तो 1 रुपी में कितनी यूटिल्स है ये आपको पता चल गई एक तरीके से। ठीक, तो देखो 20, 14, 12, 7, 5, 16, 12, 8, 5, 3 कहाँ पे मैच कर रही है? देखो कहाँ पे आपकी मैच कर रही है। अब देखो इसको एक तरीके से ऐसे देख लेना कि 1 रुपी इज इक्वल टू कितने यूटिल्स हैं, क्योंकि आपने जैसे डिवाइड बाय 1 किया तो 1 रुपी इज इक्वल टू कितने यूटिल्स आ गया। तो अब देखो कौन सा है, एक तो ये और एक ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 एक्स की और 2 वाई की। अब आप देखिए कि पहली कंडीशन तो जनरली आपकी सेटिस्फाई हो गई और दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाइड ही है। तीसरी कंडीशन क्या थी? एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए? एम। ठीक, तो आपको पता है कि एक्स की आप 3 कंज्यूम कर रहे हो और प्राइस कितनी है? 1 रुपी, प्लस वाई की आप कितनी कंज्यूम कर रहे हो? 2, और प्राइस कितनी है? 1। तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, तो कितने हो गए? 5 रुपी। और इनकम कितनी है आपके पास? ऊपर देखिए इनकम क्या बताया था शुरू में एग्जांपल में, सपोज दैट टोटल मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ 5। तो यहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। अब आपके माइंड में क्या रहता है, अगर सर 2 आ जाए तो? सपोज करो मैं इसी एग्जाम्पल को चेंज करके 12 के बाद 8 ये 7 कर देता। याद रखना एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, कैलकुलेटर हाथ में रख लेना अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। देखो यहाँ पे आपको पता है कि 12 ये भी है और 12 ये भी है, और इसको देखो मैंने थोड़ा चेंज करके 7 कर दिया, तो ये भी है और ये भी है, और हाँ ये 5 भी तो था, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो ये 5 भी है। पिछले वाले में ही था अपना एक तरीके से 5 भी था और 5 भी था। तो मान लो कि देखो ये अपने 3 अप्रोच मिल गई, तो आप क्या बोलोगे? 3 इसकी 2 इसकी। एक बार ये कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक बार क्या देखोगे? ये और ये देखोगे। तो आप खुद करके देख लेना। देखो 4 इंटू 1 कितने रुपए? 4 रुपीज़, क्योंकि आपको पता है 4 यूनिट इंटू 1 रुपीज़ के हिसाब से। और वाई की कितनी है? अगर आप 7 से देखोगे तो 3 यूनिट है। कितनी है? तो इसकी 3 यूनिट कंज्यूम करोगे, करो
3 × 1 कितने हो गए 3 रुपी। 4 + 3 कितने होते हैं 7। 4 + 3 कितने होते हैं 7 रुपी, जबकि अपने पास इनकम ही कितनी है 5। तो हम 5 रुपये की इनकम से ज़्यादा कंज्यूम ही नहीं कर सकते। हमें अपनी लिमिटेड इनकम का यूज़ करना है, उससे ज़्यादा हमारे पास इनकम ही नहीं है। इनकम बढ़ेगी आपकी नहीं, इनकम तो 5 रुपीज़ ही है। तो हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं 7, हो ही नहीं सकता कॉम्बिनेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 7 और 7 हो, साथ में आपको इनकम के पार्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। अब देखो 5 5 करके देखो, तो इसकी 5 यूनिट, तो ये तो वैसे ही 5 × 1 कितना हो गया, ये हो गया अपना 5 रुपीज़ हो गया। और देखो ये 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने इसकी कितनी यूनिट कंज्यूम करी 4 यूनिट। 4 यूनिट के हिसाब से 1 रुपी की प्राइस है, तो 4 रुपी, टोटल कितने हो गए 9 रुपीज़। इनकम ही हमारे पास 5 रुपीज़ है, तो कहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं, तो हमें लास्ट में यही मिलता। तो आप अलग अलग अप्रोच करके देख लेना, आपको पता चलेगा। और एक और चीज़, आप क्या करना, जैसे आपको 3 यूनिट पे मिल गया ना, तो आप ये टोटल करना, और आप ये 2 यूनिट का वाई का पार्ट कर रहे हो, ये टोटल करना। तो जो टोटल यूटिलिटी है, जहाँ पे भी आपको इक्विलिब्रियम का पार्ट मिलता है, टोटल यूटिलिटी हमेशा मैक्सिमम होती है। अगर आप ये 7 वाला कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे अगर मैंने इसको 7 बनाया होता, ये 7 बनाया था ना, ये कॉम्बिनेशन, या अगर आप ये 5 वाला और 5 वाला कॉम्बिनेशन जब भी आप निकालो और आप इनकम निकालोगे, अगर आपकी इनकम पूरी यूज़ हो गई, याद रखना, अगर आपकी इनकम पूरी यूज़ हो गई तो वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो ही नहीं सकती। जब आप 3 और 2 वाली अप्रोच में देखोगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम दिखेगी और जगह मैक्सिमम दिखेगी नहीं। तो पर्टिकुलर ऐसी अप्रोच हो ही नहीं सकती थी, तो ये बोलते हैं। तो अगर आपका क्या है मैक्सिमम हो भी रही है, तो इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी आपने ढंग से नहीं बनाई, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें वहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी मेन अप्रोच यही थी। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है, फ्रॉम अबाउट टेबल इट इज़ ऑब्वियस दैट कंज्यूमर विल स्पेंड द फर्स्ट रुपी ऑन कमोडिटी एक्स विच विल प्रोवाइड हिम यूटिलिटी ऑफ 20 यूटिल्स, एंड सेकेंड रुपी विल बी स्पेंड ऑन कमोडिटी वाई टू गेट यूटिलिटी ऑफ 16 यूटिल्स। देखो 5 रुपीज़ थे, तो यहाँ पे क्या बोला कि पहली कमोडिटी एक्स पे खर्च करेगा, पहले रुपी, फर्स्ट रुपी। दूसरा रुपी किस पे खर्च करेगा, इस पे थोड़ी करेगा, इस पे करेगा। फिर तीसरा किस पे करेगा, इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे आएगा। पर आपको पता है कि वो कॉम्बिनेशन चाहेगा। कॉम्बिनेशन चाहेगा तो एक तरीके से वो सेटिस्फैक्शन चाहेगा, कहाँ पे, एक तरीके से इक्विलिब्रियम की अप्रोच आए। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टू रीच द इक्विलिब्रियम कंज्यूमर शुड परचेज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द गुड्स, जहाँ पे एम यू ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी सेम, यानी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, ऐसे बोल रहा है। और एम यू फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। और तीसरा आपको पता है कि अगर इसमें जोड़ना है तो वो इनकम का पार्ट भी जोड़ सकते हो, पर इनकम तो जनरली आपको दी हुई होती है कि ये लिमिटेड इनकम है, इसलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा नहीं। लेकिन तीसरा पॉइंट मेन है, आप याद रखना कि वो इनकम का पॉइंट भी आता ही है। इट हैपन्स व्हेन कंज्यूमर बाय 3 यूनिट ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट ऑफ वाई। तो बोल रहा है कि ये जो अप्रोच है वो कब हुई, जब उसने 3 यूनिट एक्स की और 2 यूनिट वाई की। एम यू फ्रॉम लास्ट रुपी दैट इज 5 रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी वाई गिव द सेम सेटिस्फैक्शन ऑफ 12 यूटिल्स एज गिवन बाय लास्ट रुपी दैट इज 4 रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी कितना एक्स। तो यहाँ पे जनरली ये यही बोल रहा है, कहाँ, तो देखिए ये भी पॉइंट क्या हो गया था, जो मैंने अभी दिखाया था आपको बताया था वो भी गलत हो गया था, लेकिन मैंने इसको सही कर दिया है। क्योंकि क्या होता है कि जब अपन कहीं से लेते हैं पार्ट को, कंटेंट को, तो उनमें बहुत मिस्टेक होती है, तो कभी कभी ये पार्ट छूट जाता है। लेकिन फिर भी देखो आपको सही करना आना चाहिए, तो जैसे मैंने सही करा क्योंकि मुझे पता था कि पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट होता है। एम यू फ्रॉम लास्ट रुपी दैट इज सेकेंड रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी वाई give the same satisfaction of 12 utils as given by last rupee that is third rupee spent on commodity x। तो आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना रहे हो। पर आपको ये कैसे पता चला, याद रखना कि हमेशा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, क्योंकि उसके बाद ही हमने ऐसे बताया कि सेकेंड रुपी इसमें खर्च किया। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर कॉम्बिनेशन में बढ़ते जा रहे थे तो आप पर्टिकुलर ये खरीद रहे थे, फिर ये खरीद रहे थे, तो आपने 1 रुपये इस पर खर्च किया, 1 रुपये इस पर खर्च किया। फिर आप इस पे आए तो आपने इस पे 2 रुपये खर्च किए। फिर आप इस पे आए तो इस पे आपने जनरली क्या करे, आपको पता है कि फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड, ये फोर्थ, तो 4 रुपये खर्च हो गए। फिर आप इस पे आए तो आपके कितने हो गए, टोटल मिला के जो 5 रुपये की इनकम थी, 5 रुपये की इनकम थी, वो खर्च हो गई, क्योंकि आपने 1 यूनिट इसकी ली, फिर 1 इसकी ली, फिर वापस से आपने एक्स की 1 और ली, फिर आपने वाई की ली, फिर वापस से आपने एक्स की ली, तो आपने एक्स की 3 यूनिट ले ली और वाई की आपने कितनी ले ली, 2 ले ली। तो आपको पता है कि ये बोल रहा है कि ऐसे करते करते जो लास्ट रुपी आपके पास बचा, यानी वाई से रिलेटेड आपने क्या करे, सिर्फ 2 रुपये ही खर्च करे, 2 रुपीज़, और एक्स से रिलेटेड आपने 3 रुपीज़। तो जैसे ही आपने थर्ड रुपीज़ खर्च किया तो आपकी 3 यूनिट कंज्यूम हो चुकी थी। जैसे ही वाई पे आपने सेकंड रुपी कंज्यूम करा था तो आपकी 2 यूनिट कंज्यूम हो गई थी। तो 3 × 2 आपको पता है 3 × 1 + 2 × 1 5 हो गया, और आपका वो किसके बराबर हो गया, इनकम के बराबर हो ही
गया था। तो जनरली यही पॉइंट होता है। और याद रखना कि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। पर एक और चीज़ आप बोलते हो कि सर आपने 5 बताया, तो आप इस पे क्या करोगे, ये टोटल करोगे यूटिलिटी और यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल करोगे, क्योंकि ये मार्जिनल यूटिलिटी है तो यही ज़्यादा हो जाएगी। आप तो बोल रहे हो कि 12 पे ज़्यादा होगी, भैया मैं बोल रहा हूँ कि कंज्यूमर की इनकम 5 रुपीज़ है। 5 और 5 में तो इनकम का पार्ट मिला ही नहीं। अगर 5 और 5 पे इनकम का पार्ट मिलता तो जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती, सपोज करो कि ये भी 12 है और ये भी 12 है, यहाँ पे भी 5 रुपीज़ की इनकम खर्च हो रही है। और ये जो 5 यूटिलिटी है ना, कि 5 कमोडिटी इसकी और 4 इसकी, यहाँ पे भी आपकी 5 रुपये की इनकम खर्च हो रही है। वैसे खर्च नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि 9 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 5 इंटू 1 और 4 इंटू 1। तो अगर आपकी 5 की इनकम खर्च होती, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो आपकी जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम आती कि इनका टोटल और इन दोनों का टोटल, या 5 में क्या बोल रहे हैं, इनका टोटल और इसका टोटल, अगर जहाँ मैक्सिमम होता वो सेटिस्फेक्शन होता। पर ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको एक ही पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है, हमेशा कोई भी एग्जांपल ले लेना, जनरली आपको एक ही पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा था। फिर दूसरा पॉइंट एमयू गिरती हुई है। तीसरा पॉइंट क्या, देखो मैंने जोड़ दिया इसमें कि इनकम ऑफ कंज्यूमर 5 इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस मेड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई। एक्स की 3 यूनिट और वाई की 2 यूनिट पे जो 1 रुपीज़ की प्राइस के हिसाब से 5 रुपीज़ कंज्यूम हुए हैं, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। टोटल सेटिस्फेक्शन देख लेना 74 यूटिल्स का आ रहा है, 3 यूनिट एक्स की लेने पर और 2 यूनिट वाई की, जो कि बता रहा है कि एक तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हो। इफ़ द कंज्यूमर स्पेंड इज इनकम इन एनी अदर ऑर्डर, टोटल सेटिस्फेक्शन विल बी लेस देन 74 यूटिल्स। चलो मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे बता भी देता हूँ। एग्जांपल मतलब इन द सेंस, आप सोचिए कि एक बार टोटल कीजिए, 20 + 14 कितने होते हैं, 34, 34 + 12 46, 40 + 6 कितने होते हैं, 52, 62, 62 + 12 74, ये हो गया। अब सपोज करो कि आपने बोला सर 5 की इनकम है तो एक कॉम्बिनेशन बना के बताओ कोई भी। तो सपोज करो मैंने बोला आपने एक्स की 1 ले ली और वाई की आपने 4 ले ली, यानी ये पार्ट और ये पार्ट। अब देखिए आपने अगर एक्स की 1 ली तो आपका इसका सिर्फ क्या आएगा, 20 आएगा टोटल यूटिलिटी में। और वाई का कितना आएगा, 16 + 12 + 8 + 5। 16 + 12 कितने होते हैं, 28, 28 + 8 कितने होते हैं, 36, 36 + 5 कितने होते हैं, 41, 41 + 20 करो, 61 आ रहा है। इस तरीके से तो वो 74 से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, 2x की ले लो और 3y की ले लो। जैसे अपन ने 3x की ली थी ना, तो एक बार चलो 2x की लो तो क्या होगा, 20 + 14 34 और ये टोटल यूटिलिटी। और y की अगर आप 3 ले रहे हो तो 16 + 12 28, 28 + 8 कितना होता है आपका, 36 ही होता है ना। तो 36 तो देखो कितना हो गया, 70। कितना हो गया, 70। तो आपको पता है कि 74 आपका ज़्यादा आ रहा है क्योंकि आपने 3 यूनिट एक्स की और 2 यूनिट वाई के लिए। तो पहली अप्रोच 12-12 इक्वल होना चाहिए। तो आप कोई दूसरा कॉम्बिनेशन भी लोगे जिसमें आपको पता है कि 5 की इनकम खर्च हो रही है, तो आपकी टोटल यूटिलिटी कभी भी मैक्सिमम नहीं आएगी। टोटल यूटिलिटी वही मैक्सिमम आएगी जहाँ पे MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY हो। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें मैंने खुद का ही नाम लिखा है। तो यहाँ पे बोल रहा है चिराग हैज़ ₹88 विद हिम, उसके पास 88 रुपीज़ थे, वो एक्स और वाई खरीदना चाहता था। मार्केट प्राइस जो दे रखी है यानी PX दे रखी है वो 8 रुपीज़ और PY भी दे रखी है 8 रुपीज़। दोनों की प्राइस सेम करी है, आप चाहे अलग अलग बना सकते हो। अगर आप एक अलग बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैं अपने स्टूडेंट को अलग भी बना के बताता हूँ उस वक्त हैंड टू हैंड। लेकिन आपको मैं इतना क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि अलग अलग बना के भी क्या बताऊँगा, क्योंकि मेरे को तो आपको कॉन्सेप्ट बताना है, थ्योरी का पार्ट आता है। तो आप अगर चाहो तो बना सकते हो। अगर आपको आता है तो मेरे को ज़रूर बना के बताना कि सर PX की प्राइस हमने 4 रुपये रखी है और PY की प्राइस हमने क्या कर रखी है, 8 रुपीज़ रखी है, 10 रुपीज़ रखी है। क्योंकि यूटिलिटी अलग अलग होगी, जब डिवाइड होगा तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हमने 8 रुपीज़ प्राइस रखी है और मार्जिनल यूटिलिटी आपको दे रखी है, ये दोनों दे रखी है। और यहाँ पे कितनी यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए दे रखी है, नीचे 10 यूनिट्स दे रखी है, दिख गई। अब आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिख रहे होंगे। देखो अब डिवाइड क्या करोगे, 8 करोगे, डिवाइड 8 करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है कि आपका क्या आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी किसके टर्म में आएगी, रुपीज़ के टर्म में आएगी। ठीक, कि 1 रुपये में कितनी यूटिल्स है, ठीक है, उस रुपीज़ के टर्म में नहीं आएगी, 1 रुपीज़ में कितनी यूटिल्स है ये आएगी, आपको पता है। तो आप जनरली देखो 88/8 11, 40/8 5, 72/8 9, 36/8 कितने होते हैं समथिंग 4.5, इस तरीके से आएगा। तो एक बार बना के देखना, उसमें आपको जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन मिले वहाँ पे आप PX × QX + PY × QY मतलब मल्टीप्लाई करके देखना। और आप देखना कि आपकी इनकम जो 88 रुपीज़ है, चिराग के पास कितने 88 रुपीज़, वो खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो चलो अब आपको 8 डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों,
क्योंकि 8 तो क्या है, कॉमन है, x में भी कॉमन है और y में भी कॉमन है। अगर आपको सिंपल एग्जांपल रखना था तो px को भी 1 बोलते और py को भी 1 बोलते, क्योंकि जैसे ही डिवाइड 1 करोगे ये 80 रहता और ये 1 करते तो ये 40 ही रहता। लेकिन जैसे ही 8 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पे भी कॉमन 8 है, यहाँ पे भी कॉमन 8 है, तो आप चाहे यूटिलिटी से भी देख सकते हो। क्योंकि आप देखना कि देखो 88 अगर यहाँ पे कहीं पे होता, मान लो कि यहाँ पे कहीं 88 होता तो 88/8 करते तो 11 ही आता, और यहाँ पे भी 88/8 करते तो 11 ही आता। तो आप देखिए एक बार, यहाँ पे आपको दिख रहा है 72, 64, 56, 48, 40, तो एक कॉम्बिनेशन आ गया। 40/8 करोगे तो 5 आएगा, 40/8 करोगे तो 5 आ गया। तो आपको पता चल गया कि MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY, यहाँ पे आ गया 6 यूनिट x की और क्या बोल दिया अपन ने, 1 यूनिट y की। एक तो ये आ गया। दूसरा देखो अब 32 नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, 24 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये रहा। ठीक है, तो 6 यूनिट x की और 1 यूनिट y की। इसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन देखें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 24 यूनिट है ना, तो 8 यूनिट x की और अपनी 3 यूनिट किसकी है, y की, ये आ गया। और एक और कॉम्बिनेशन ये भी मिल गया 16, ऐसे तो खूब सारे मिल रहे हैं, 9 यूनिट x की और 5 यूनिट y की। और एक 8 वाला, 8 यानी 10 यूनिट x की और 7 यूनिट y की, ये आ रहा है। पर मुझे पता है कि इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, क्योंकि मैंने करा हुआ है कवर। तो आप क्या करना है, एक बार 6 और 1, इसी तरीके से जो आपको ये दिख रहा है ना 9 यूनिट और ये 5 यूनिट y की, 9 और 5, इसी तरीके से 10 यूनिट और 7 यूनिट इनटू करके देखना है एक बार, तो आपको पता चलेगा इनकम क्या होगी, या तो ज़्यादा खर्च हो जाएगी या कम खर्च हो जाएगी। नीचे मैंने कवर भी कर रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो हमारा जो MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY 24/8, 3 का मतलब क्या हुआ, 1 रुपये में 3 यूटिल्स। यहाँ पे भी क्या है, 1 रुपये में 3 यूटिल्स मिल रहा है। तो ये बोल रहा है कि अगर चिराग इस पर्टिकुलर पॉइंट में परचेज करेगा जहाँ पे 24 है, अगर भूल गए तो मैं बता देता हूँ, 24 की 8 यूनिट्स थी यानी x की, और y की अपनी कितनी थी, 3 यूनिट थी। तो एक बार 8 यूनिट को 8 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करो, कितने होते हैं, 64 रुपीज़, और 3 यूनिट्स को 8 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करो, कितने होते हैं, 24। तो x के 64 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं x कमोडिटी पे, और y कमोडिटी पे 24, टोटल मिला के 88 स्पेंड हो गए। अब ये बोल रहा है कि देखो एक कॉम्बिनेशन अपन ने देखा था ना 6 और 1 का, 6 और 1 का, जिसमें 40 मिल रहा था। तो आप करके देखिए, 6 इंटू 8 और 1 यूनिट इंटू 8, 6 यूनिट और 1 यूनिट, जिसमें MU कितनी मिल रही थी, 40 मिल रही थी। 6 इंटू 8 48 रुपीज़, एंड 8 इंटू 1 8 रुपीज़, 48 प्लस 8 56 रुपीज़ ही खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब कंज्यूमर और आगे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो x की 6 यूनिट और y की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, 56 रुपीज़ स्पेंड हो रहे हैं, जबकि उसके पास इनकम कितनी पड़ी है, 88 रुपीज़। तो वो और एक्स वाई के कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा। सपोज करो ज़्यादा कर लिए, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि 88 रुपीज़ की इनकम है लेकिन कंजम्पशन कितना हो रहा है, 112। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वैन x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY मिल तो रहा है, लेकिन ये अफोर्डेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बजट से ज़्यादा हो गया, 88 से ज़्यादा हो गया। देखो 9 इंटू 8 9 रुपीज़, ठीक है, 9 रुपीज़ नहीं, 9 यूनिट इंटू 8 रुपीज़ और 5 यूनिट इंटू 8 रुपीज़, तो 72 प्लस 40 1112 हो गया। बताओ, इस तरीके से आपका पार्ट आ जाता है, इसकी वजह से दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्या करना पड़ेगा, 8 यूनिट 24 के हिसाब से किसकी, x की, और 24 के हिसाब से 3 यूनिट y की। यहाँ जाके आपका पार्ट क्या है, 88 की पूरी इनकम यूज़ हो रही है। एक मुझे आप एग्जांपल करके दिखाना, अगर आपके पास टाइम है तो उस हिसाब से आप दिखाना कि प्राइस x की अलग है और y की अलग है, उसके हिसाब से आपको सेट करना है। तो कैसे करोगे, ठीक है, नहीं तो आप इतने में ही खुश रहना, यही पर्टिकुलर पॉइंट मैंने बता दिया, यही बहुत अच्छे ढंग से आपको आ जाएगा। अब अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, और एक और चीज़ ऊपर जो पॉइंट बताना है वो भी तो बता दूं पहले, कहाँ गया, ये रहा, ये 2 पॉइंट बचे मेरे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर सपोज MUX/PX इज ग्रेटर देन MUY/PY हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको x से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और y से एक तरीके से बोल सकते हैं कम मिल रहा है, ठीक है। यानी x का आपने ज़्यादा कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, x की और ज़्यादा खरीदेगा और y की कम खरीदेगा। तो धीरे धीरे आपको पता है कि जब भी x की ज़्यादा खरीदेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। दिस विल लीड टू फॉल इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ठीक है। और आपको पता है आप y से थोड़ा दूर होते जा रहे हो क्योंकि उसकी कम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, तो उसकी इच्छा आपके लिए बढ़ती जाएगी, सेटिस्फेक्शन, ठीक है, इच्छा नहीं, सॉरी, डिज़ायर, सेटिस्फेक्शन नहीं यानी डिज़ायर, यानी वांट आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप x को कंज्यूम बहुत बार कर रहे हो, तो आपकी x के लिए यूटिलिटी तो गिरती जाएगी। तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, आप इक्विलिब्रियम पे अपने आप पहुंच जाओगे। क्यों,
क्योंकि इसकी इच्छा ख़त्म होती जाएगी और आप वाई की तरफ पहुँचते जाओगे, तो आप वाई की क्या करोगे, यूनिट बढ़ा दोगे और एक्स की क्या कर दोगे, कम। तो जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स हो तो आप क्या करोगे, एक्स की और ज़्यादा खरीदते जाओगे, वाई की कम। लेकिन एक पॉइंट बाद क्या होगा, आपकी एक्स के लिए इच्छा खत्म होती जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, आपकी वाई के लिए इच्छा बढ़ती जाएगी। तो अपने आप किसकी तरफ पहुँचोगे, वाई की तरफ पहुँचते जाओगे, तो अपने आप वो इक्विलिब्रियम के पार्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से उसका उल्टा, जब एक्स की इच्छा कम है और वाई की ज़्यादा है, यानी वाई की एक तरीके से हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो बोल रहा है कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इन केस ऑफ गुड वाई एज कम्पेयर टू एक्स। तो उस केस में आपको यूटिलिटी क्या हो रही है, हर प्राइस पे वाई की ज़्यादा मिल रही है एक्स के कंपेरिजन में। तो वाई की आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे और एक्स की कम। पर आपको पता है कि जैसे वाई की कंज्यूम करोगे तो वाई की डाउन होती जाएगी एम यू, ठीक है। दिस विल लीड फॉल इन एम यू ऑफ वाई एंड राइज इन एम यू ऑफ एक्स, और एक्स की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर ऑफ वाई टिल एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो उस केस में आपको पता है कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी, तो उस केस में आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको फिर कंज्यूम करने लग जाओगे और इसको थोड़ा सा कम कर दोगे, तो अपने आप इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाओगे। तो जनरली यही बोल रहा है कि एक तरीके से ये नेसेसरी कंडीशन होती है कंक्लूजन कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन बताया फॉल होना चाहिए एमयू का। थर्ड क्या बताया, इनकम कांस्टेंट। और देखो सेकंड कंडीशन कोई कंडीशन नहीं थी, क्योंकि आपने जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स देखा तो फॉल ही देख रहे थे, क्योंकि अगर वही नहीं होता तो आपका पार्ट क्या है, शुरू का अप्लाई ही नहीं होता। अब देखो इसके बाद जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम क्या है, याद रखना ये वही वाला डायग्राम है जो अभी अपन ने ऊपर देखा था ना जनरली। तो आप देखो ये गिरता हुआ जा रहा है। मैंने नेगेटिव तक नहीं बनाया, वैसे नेगेटिव तो बना सकते हो आप, यानी इसमें नहीं दिखाया पर आप नेगेटिव तक बना सकते हो। हेयर वी यूज़ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन गुड एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। आपको बताया था कैसे, अभी अपन ने देखा 88 की यूटिलिटी मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी पहले वाले एग्जाम्पल में, इस वाले में। और डिवाइड बाई क्या करोगे, जैसे ही 8 रुपीज़ करोगे तो इसका मतलब वन रुपी पे 11 की यूटिलिटी। 40 अपॉन 8 करोगे तो 1 रुपी पे 5 की यूटिलिटी। ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मैंने 24 से ही क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे मेरी इनकम पूरी यूज़ हो गई और मुझे 1 रुपी पे 3 की यूटिलिटी, 1 रुपी पे 3 की यूटिलिटी, ठीक है। और एम यू एम हमने क्यों नहीं दिखाया, एम यू एम क्या है आप दिखा सकते हो। एम यू एम क्या है, आप यहाँ पे देखो एम यू एम क्या है, खुद भी बना सकते हो, क्योंकि एम यू एम खुद की इच्छा पे डिपेंड करता है। तो कंज्यूमर ने क्या बोला, 1 रुपये में अगर 3 यूटिलिटी मिलती, 1 रुपी में अगर 3 यूटिलिटी मिलती, तो 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। तभी यहाँ पे एम यू एम का इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो कंज्यूमर की खुद की सेटिस्फेक्शन के ऊपर है। तो यहाँ पे देखो आपको बोल रखा है कि x इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और y इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कर्व हैज़ बीन शोन इन फिगर ए वाइल द एम यू वाई अपॉन पी वाई जो दे रखा है फिगर बी में। अब देखो इसको बोले कि तू इधर क्यों मुड़ा हुआ है भाई, इधर मुड़ जा, ठीक है, यानी इस तरफ कर ले अपनी शक्ल। तो आपको पता है कि जैसे इस तरफ शक्ल कर लेगा तो ये जो कर्व ऐसे बना हुआ है वो ऐसे बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोला कि भाई यहाँ पे आ जा, साथ में इधर मुड़ जा। जहाँ पे मुड़ेगा, जहाँ पे हम मिलेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई हो जाएगा। तो देखो ये नीचे मैंने कवर कर रखा है कि इसी से, अब ये बोल रहा है नाउ बाय सुप्रीम पोजिंग। इसका मतलब क्या हो, एक तरीके से फिगर बी को फिगर ए के साथ जोड़ने पर, उस तरफ उसका मुंह कर देने पर। तो आपको पता है कि देखो जैसे इसका मुंह कर दिया तो हमको नीचे एक फिगर मिला विच वी मेजर अवेलेबल इनकम दैट इज ओ डैश ऑफ द कंज्यूमर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पे देखो जनरली ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमने एक तरीके से क्या बोल दिया कि कंज्यूमर की इनकम है वो कितना स्पेंड कर रहा है, ओ से लेके ओ डैश। ये जनरली जो पार्ट है वो आपका एक्स का बता रहा है, यहाँ जा रहा है, और ये जो पार्ट है वो किसका बता रहा है, वाई का बता रहा है। ये आपकी देखो एक्स से रिलेटेड है और ये आपकी जो है वाई से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे देख लेना ये दे रखा है, इधर आपका ये दे रखा है। तो इस पर्टिकुलर जो पॉइंट यहाँ पे था इसको हमने इधर रोटेट कर दिया, तो रोटेट करते वो इधर आ गया, ठीक। तो इसलिए हम 2 कमोडिटी का पॉइंट पढ़ सकते थे। अब देखो अप्रोच क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, और देखना हमेशा ये समझना, देखो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स मतलब देखो ये डाउन होती जा रही है, ये डिक्रीज होती जा रही है, ये डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स नीचे नीचे जाती जा रही है, मतलब आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको पता है कि यूटिलिटी डाउन होती जा रही है, तो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो, तो वो वाई की है और याद रखना ये एक्स की है, जो लेफ्ट साइड पे एक्स की है। तो देखो एस वी मूव राइटवर्ड फ्रॉम ओ अमाउंट स्पेंड ऑन एक्स इंक्रीजेस, बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदते जा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स पे अमाउंट स्पेंड बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से हम ओ डैश से इस तरफ बढ़ते हैं तो वाई पे अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब ये बोल रहा है कि कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे अलोकेट करेगा, जहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई हो जाए, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। आप ये देख सकते हो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स दिख रहा है,
इधर मैं बोलूँगा कि इसको यहीं पे ही सेटिस्फेक्शन मिल गया, जबकि एम यू आई पी वाई को क्या मिल रहा है, एक तरीके से इस जगह सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये रहा इसका कर्व, देखो इसका कर्व तब पता चलेगा, और इसका कर्व देखो एक्स का ये है। तो ये गैप जो आ गया वो ए बी का, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, क्योंकि देखो एम यू एक्स पी एक्स का ऊपर पॉइंट है और इसका पॉइंट क्या है, नीचे है। तो ये जो पॉइंट बता रहा है वो क्या बता रहा है कि आपका सरप्लस है। सरप्लस मतलब क्या हो गया, आप अभी और भी आगे क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। आप अभी क्या करोगे, एक्स की और यूनिट बढ़ाओगे, एक्स की और यूनिट बढ़ाओगे। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, ओवर कंज्यूमर मैक्सिमाइज इज टोटल यूटिलिटी बाय स्पेंडिंग ओ डी अमाउंट ऑन गुड एक्स एंड ओ डैश डी अमाउंट ऑन गुड वाई बाय परचेजिंग दिस कॉम्बिनेशन। कंज्यूमर क्या करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंट ऑन एक्स एंड वाई एट पॉइंट ई, यानी ई मतलब क्या हो गया, वो बीच का पॉइंट जो मैंने बताया। तो मैं जानबूझ के आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। तो खुद एक बार पीडीएफ देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट क्या एक तरीके से इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ठीक, जहाँ पे खर्च कर रहा है, और जहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी आई इक्वल टू एम यू एम आ जाएगा। नो अदर कॉम्बिनेशन विल हैव ग्रेटर सेटिस्फैक्शन इफ़, क्योंकि उसमें पूरी इनकम खर्च हो रही है, ये भी है। इफ़ आवर कंज्यूमर स्पेंड ओ सी ऑन गुड्स एक्स एंड ओ डैश सी ऑन गुड्स वाई, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स विल एक्सीड एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो देख लेना ओ सी और ओ डैश सी, मैं ऊपर जाके बता रहा हूँ आपको। देखो ओ सी अगर एक्स की कंज्यूम कर रहा है तो आपको पता है कि ओ सी का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है इसका, और वाई से रिलेटेड बोलोगे यहाँ पे ओ डैश सी, तो देखो वाई से रिलेटेड कहाँ आ रहा है, यहाँ से जाके यहाँ आ रहा है पॉइंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गैप क्या आ जाएगा, ए और बी का, जिसमें एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा इससे, एम यू वाई अपॉन पी वाई से। तो इसका मतलब एक्स की और कंज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे देखो यही बोल रहा है, दिस विल इंड्यूस द कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, एज ए रिजल्ट एम यू एक्स अपॉन पी एक्स विल फॉल। आपको पता है कि उसके बाद क्या होगा, और यूनिट कंज्यूम करेगा, तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और गिरता जाएगा। वाइल एम यू वाई अपॉन पी वाई विल राइज अंटिल इक्वलिटी इज रिस्टोर्ड एट पॉइंट टी, और एम यू वाई अपॉन पी वाई बढ़ता जाएगा, आपकी उसके लिए इच्छा बढ़ती जाएगी। तो जनरली क्या है, आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो इसकी यूटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी और इसकी कम होती जाएगी। सिमिलरली इफ़ द यूटिलिटी किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ व्यू से, रुपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 रुपी में कितनी यूटिलिटी मिलती है। तो ये बोल रहा है कि सिमिलरली इफ़ द कंज्यूमर स्पेंड ओ एच ऑन एक्स एंड ओ डैश एच ऑन वाई, तब वो उल्टा हो जाएगा। नाउ द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ वाई एंड लेस एक्स। एक बार आप ऊपर देख लीजिए ये वाला पॉइंट। मेरा काम तो समझाने का पार्ट है, ताकि आपको मैं पूरा का पूरा पॉइंट पर्टिकुलर बता सकूँ। तो देखो ये वाई से रिलेटेड है, तो ये वाला पार्ट, और एक्स का कहाँ है, ये देखो ये रहा ओ एच पे। तो ओ एच एक तरीके से क्या हो रहा है, आपको ये दिखा रहा है, तो आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो पार्ट है एक तरीके से आपने बहुत ज़्यादा कंज्यूम करा, ये बोल सकते हैं, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो वाई का दिख रहा है ये ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यूटिलिटी के पार्ट के हिसाब से देखोगे, तो एम यू वाई अपॉन पी वाई ग्रेटर है किससे, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स से। तो इसका मतलब आप किसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हो, आप किसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, वाई की यूनिट को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, और एक्स को क्या कर रहे हो, कम, क्योंकि वो नीचे है। तो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई विल कंटिन्यू अंटिल एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, यानी लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। देयरफॉर द कंज्यूमर कैन डेराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ओनली व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन गुड्स एक्स is the same as marginal utility per rupee spent on another goods y. When this condition is made, consumer does not find any interest in changing the expenditure pattern. क्योंकि वहाँ पे देखो, अभी दूसरे वाली अप्रोच में मैंने बताया, ओ एच वाली अप्रोच में y ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था और x को कम, तो इसका मतलब y पे जो है ना अपनी, ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से इच्छा खत्म होती जाएगी। क्यों, क्योंकि यूटिलिटी डाउन होती जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती हुई जा रही है। उसको जैसे पी वाई से करेंगे तो एक तरीके से आपको पता है कि 1 रुपये पे जो यूटिलिटी है वो कम आती जाएगी और एक्स के लिए बढ़ती जाएगी। तो धीरे धीरे अपने आप क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, क्योंकि हम वाई की जगह क्या कर रहे हैं, यानी हम वाई को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और एक्स को कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक्स की डिजायर या इच्छा बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने वाई को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया है। तो वाई के लिए यूटिलिटी डाउन और वो एक्स की तरफ आ गई, तो अपने आप एक्स क्या ऊपर आता जाएगा, हम बोल सकते हैं, क्योंकि y ज़्यादा है और x नीचे है, तो अपने आप x ऊपर आता जाएगा। और जैसे ही x ऊपर आएगा तो आप देख सकते हो कि जो x है उसका पॉइंट ये है, अगर वो इस पॉइंट में है तो वो ऊपर आएगा और ये डाउन जाएगा, डाउन जाते जाते यहाँ पे मिल जाएगा। इस केस में क्या था, a वाले केस में एम यू एक्स ज़्यादा था तो वो डाउन जाएगा, और y की कम थी, लोग y की तरफ बढ़ने लग गए, और y का पार्ट क्या है, ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए और एक पॉइंट पे वही क्लिप आ गए। आपने बोला कि सर अगर y ज़्यादा चले आता तो वापस वो भी तो नीचे आएगा,
क्योंकि आपको पता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम की अप्रोच आएगी ही आएगी। अब क्या हो गया, देखो ये पूरा पार्ट कवर हो गया, मैं भी थक गया। तो मेरे को क्या है, एक ही पर्टिकुलर पार्ट में आपको सारा कराना था। अगर नहीं कराता तो मुझे क्या करना पड़ता, अगली वीडियो में वापस आपको 15 मिनट पहले बताना पड़ता कि ऐसे पार्ट था वैसे पार्ट था। क्योंकि हमें लगता है ना कि आपने क्या करा, जब आप वापस से वीडियो देखते हो तो उस पर्टिकुलर अप्रोच को वापस से देखते हो। तो अभी देखो एक कंटिन्यूटी में आपका पार्ट रहा, तो एक ही पार्ट में सारा कवर हो गया। अब अपना जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक तरीके से लॉ ऑफ इक्वी की इंपॉर्टेंस, इसका हमारा वो बचेगा क्रिटिसिज्म, और इसके अलावा लॉ ऑफ डीएमयू का भी मुझे याद है, उसकी भी मुझे इंपॉर्टेंस करानी है। तो वो एक वीडियो में ले लेंगे, फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को एक वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।